Press the bell icon on the YouTube app and never miss another. नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर का नाम है। इसका मतलब हुआ भारत में राष्ट्रवाद। सो सवाल आता है जहन में कि नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद, उसका मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का डेफिनेशन होता है द फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री इज़ नोन एज नेशनलिज्म। यानी अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग की जो भावना होती है, गर्व की जो भावना होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस चैप्टर में नेशनलिज्म इज़ इक्वल टू एंटी ब्रिटिश फीलिंग, क्योंकि हम लोग इसमें 1920 के बाद की बात करेंगे। 1920 के बाद से भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और उसमें क्या क्या आंदोलन वगैरह हुए और कौन कौन लीडर जो है उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया। तो उस टाइम में हिंदुस्तान जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस टाइम में राष्ट्र से मोहब्बत का मतलब कि वैसे लोग जो राष्ट्र को, अपने देश को बर्बाद कर रहे, उनसे नफरत, यानी कि अंग्रेज़ हमारे देश को उस टाइम लूट रहे थे, इकोनॉमिकली बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद का यहाँ मतलब डायरेक्ट अंग्रेज़ों से दुश्मनी के बराबर। नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर का नाम है। इसका मतलब हुआ भारत में राष्ट्रवाद। सो सवाल आता है जहन में कि नेशनलिज्म या फिर राष्ट्रवाद, उसका मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का डेफिनेशन होता है द फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड सेक्रीफाइस टुवर्ड्स वंस ओन कंट्री इज़ नोन एज नेशनलिज्म। यानी अपने देश के प्रति प्रेम, त्याग की जो भावना होती है, गर्व की जो भावना होती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इस चैप्टर में नेशनलिज्म इज़ इक्वल टू एंटी ब्रिटिश फीलिंग, क्योंकि हम लोग इसमें 1920 के बाद की बात करेंगे। 1920 के बाद से भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा और उसमें क्या क्या आंदोलन वगैरह हुए और कौन कौन लीडर जो है उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया। तो उस टाइम में हिंदुस्तान जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस टाइम में राष्ट्र से मोहब्बत का मतलब कि वैसे लोग जो राष्ट्र को, अपने देश को बर्बाद कर रहे, उनसे नफरत, यानी कि अंग्रेज़ हमारे देश को उस टाइम लूट रहे थे, इकोनॉमिकली बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद का यहाँ मतलब डायरेक्ट अंग्रेज़ों से दुश्मनी के बराबर। सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो वर्ल्ड वार से इसका रिलेशन खोजना कि कैसे वर्ल्ड वार की वजह से भारत में जो राष्ट्रवाद है उसमें ग्रो हुआ है, वो कैसे उसमें उभार आया और इसका क्या कनेक्शन है। तो आइए जानते हैं वर्ल्ड वार और राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके बीच में क्या कनेक्शन है। तो वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला। आप जानते हैं कि कोई भी वार होता है तो उसमें दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहली जो चीज़ है वो है आर्मी और हथियार, यानी आर्म्स, वेपन। तो आर्म्स के लिए चाहिए होता है मनी, आर्म्स बस पैसे से आएगा। तो ब्रिटिशर्स इस वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे, तो उनको चाहिए थे पैसे ताकि वो हथियारों का इंतज़ाम कर सके। तो हथियारों के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे। तो ये पैसे जो है खुद इंतज़ाम ना करके इन्होंने इसके लिए क्या किया कि भारत के लोगों पर टैक्स लगाया, और इन्होंने दो तरह के टैक्स लगाए, एक इनकम टैक्स और एक कस्टम ड्यूटी। इनकम टैक्स इन्होंने इस टाइम पे इंट्रोड्यूस ही किया था, यानी इसको शुरू किया था। और कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का टैक्स। इस पे इंक्रीमेंट किया गया था, इसको रेज किया गया था। और बाकी के पैसे का इंतज़ाम के लिए इन लोगों ने कुछ लोन लिया, चूँकि वार के लिए लोन लिया गया था, इसे वार लोन कहा जाता है। तो ये आर्म्स का इंतज़ाम करने के लिए इन्हें पैसे की ज़रूरत है और पैसे के लिए इन्होंने भारत पे टैक्स लगाया था। और फिर आर्मी की ज़रूरत थी। तो आर्मी के लिए इन्होंने क्या किया कि गांव से, विलेज से, भारत के जो विलेजर्स है उन्हें जो है फोर्सफुली रिक्रूट करने की कोशिश की। तो यहाँ हो क्या रहा, वार चल रहा, तो वार में हथियार और सोल्जर, जवानों की ज़रूरत है, सेना की ज़रूरत है। तो इन्होंने पैसे, हथियार के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे इन्होंने इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी से जुगाड़ करना शुरू किया, उससे निकालना शुरू किया। और आर्मी के लिए इन्होंने क्या किया कि गांव में जो
बेकसूर लोग, जो गांव में जो लोग हैं सीधे साधे लोग, उनको पकड़ के आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, वो भी ज़बरदस्ती। आप इससे सोच सकते हैं कि गांव में कितना गुस्सा पनप रहा होगा। तो आप यहाँ कनेक्शन रियलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इज इक्वल टू, मैंने ऐसा कह दिया कि नेशनल का मतलब एंटी ब्रिटिश फीलिंग होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब अंग्रेज़ों ने बेकसूर लोग, गाँव के लोगों को गिरफ्तार पकड़ के उन्हें जो है आर्मी में ले जाना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हो रहे होंगे, गुस्सा हो रहे होंगे। तो ये 2 पॉइंट जो है ये बात के लिए काफ़ी है कि इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या कनेक्शन है वर्ल्ड वार का और भारत में राष्ट्रवाद की भावना के पनपने का। क्योंकि जब टैक्स लगाया गया तो टैक्स से भी कोई भी जो है खुश नहीं रहता है, टैक्स कोई भी देना पसंद नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है कि उसी टाइम पे ऐसा हुआ कि क्रॉप्स फेल हो गया था, यानी फसल बर्बाद हो गई। अब फसल बर्बाद हो गई जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। क्योंकि उस टाइम फसल ख़राब हो गई तो खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और इसी टाइम पे एक और प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इन्फ्लुएंज़ा एक बीमारी है, वो महामारी टाइप की फैल गई, और जिसकी वजह से लॉट ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, बहुत सारे लोगों को जान से हाथ गंवाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वार से कैसे नेशनलिज्म के ग्रोथ का कनेक्शन है। सबसे पहले तो यहाँ पे टैक्स का मामला है, उसके बाद जो है बेकसूर लोगों को, जो गांव के जो लोग हैं उनको आर्मी में भर्ती करने का मामला है। ज़बरदस्ती उनको इस तरह से इस मामले में फंसाया जा रहा था। और फसल ख़राब हो गई जिसकी वजह से खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही थी, तो आम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। उसके बाद क्या हो रहा था कि एक बीमारी फैल गई, महामारी टाइप की फैल गई, इन्फ्लुएंज़ा, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए उस टाइम पे। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने का कुछ हल बताए, क्योंकि सारे लोग गुस्सा में। तो उस टाइम गांधी जी का उदय होता है। गांधी जी इंडिया में आते हैं। महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आते हैं और उन्होंने एक आइडिया दिया, उस आइडिया का नाम था सत्याग्रह, जिस आइडिया को उन्होंने अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया था और वहाँ पे वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया था। तो वो इंडिया आते हैं और उन्होंने इंडिया में अपना एक आइडिया दिया सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू, यानी अहिंसा के रास्ते से सत्य की तलाश करना। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, उन्होंने क्या बताया था इसमें? उन्होंने कहा था कि अगर आपकी लड़ाई किसी नाइंसाफ़, किसी ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ है जो नाइंसाफ़ी कर रहा है आपके साथ, तो आपको कोई भी फिज़िकल फोर्स नहीं यूज़ करना है। आप पूछ सकते हैं जब हम फिज़िकल फोर्स नहीं यूज़ करेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? तो लड़ाई लड़ना है नॉन वायलेंस से। तो नॉन वायलेंस से कैसे लड़ाई होगी? इसके लिए आपको करना ये है कि आपको अगला जो आपके ख़िलाफ़ जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसकी आत्मा को दिखाना है कि आप गलत रास्ते पे। उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, उसको मारना पीटना नहीं है, बल्कि उसको यकीन दिलाना है कि आप गलत रास्ते पे। तो ये सत्याग्रह कॉन्सेप्ट है। इसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि इफ़ यू are fighting for a true cause and your war is against injustice, then physical force is not required. You have to convince the heart of the oppressor to see the truth. तो ये इनका गांधी जी का आइडिया था और इसमें इन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा का सहारा लिया और सच्चाई का सहारा लिया। अब इस आइडिया को इन्होंने सबसे पहले इंडिया में चंपारण में भुनाया। चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ कुछ किसान थे जो कि नील की खेती कर रहे थे और उन्हें ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाया जा रहा था। तो उस पूरे जो है अत्याचार के मामले में गांधी जी वहाँ जाते हैं और उस मसले को सत्याग्रह के द्वारा सुलझा देते हैं। उसके बाद वो अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में कॉटन मिल में कुछ वर्कर्स थे, वो काम करते थे और उनका डिमांड था सैलरी में इंक्रीमेंट का। तो गांधी जी वहाँ भी जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर भी सत्याग्रह टेक्निक को यूज़ किया और वहाँ पर भी गांधी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह तीसरा जो गांधी जी का एक्सपेरिमेंट है वो खेड़ा में है। खेड़ा गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ क्या हुआ था कि बारिश, मौसम की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से फसल ख़राब हो गई। अब जब फसल ख़राब हो गई तो लोग टैक्स कैसे पे कर पाएंगे? तो उनका डिमांड ये था कि टैक्स जो है उसमें कुछ कमी कर दी जाए। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं और उन्होंने वहाँ पर भी ये आइडिया इम्प्लीमेंट किया और ये सक्सेसफुल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी ने 3 जगह शुरू में अपना आइडिया लगाया, अपने आइडिया का एक्सपेरिमेंट किया। उसमें पहली जो जगह थी वो चंपारण, सेकंड प्लेस वाज अहमदाबाद, उसके बाद उन्होंने खेड़ा,
तो ये 3 जगह पे उन्होंने अपना आइडिया लगाया और सत्याग्रह वाला, और तीनों जगह जो लोगों की डिमांड्स है इस आइडिया के जरिए फुलफिल हो गई। गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, आपने देखा ये तीनों जगह पे सत्याग्रह था और तीनों जगह पे ये सक्सेसफुल हो गए थे। तो अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अगर ये सत्याग्रह वाला आइडिया ये पूरे देश में अगर कर लेंगे तो ये तो पूरी तरह से हमारी हालत ख़राब हो जाने वाली। तो इन्होंने एक प्लान लगाया, सोचा, और उन्होंने क्या किया, एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। अब इसको समझने के लिए, याद करने के लिए आपको बस 3 टर्म याद रखना, 1919, रेस्ट्रिक्टेड और डिटेन। 1919 का मतलब क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट 1919 में पास कर दिया गया था। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हुआ कि इस कानून ने पावर दे दिया गवर्नमेंट को कि वो तमाम तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दे। तीसरी बात थी डिटेन। अब रेस्ट्रिक्शन होगा तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब अगर कोई ऐसा आदमी पाया जाए जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, यानी कि जो कानून में जो बात कही गई है उसका अवहेलना कर रहा, उसका विरोध कर रहा, तो उसको कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलना चाहिए। तो डिटेन का मतलब हो गया अरेस्टिंग होता था उसका, और उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी और उसका कोई भी ट्रायल फेस करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। यानी कि फरवरी 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास किया गया जिसके अंतर्गत ये बात कही गई कि वो तमाम तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए शक के आधार पे, जिन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो 2 साल तक जेल में रहेंगे और उन्हें कोई भी वकील की सुविधा नहीं मिलेगी, और 2 साल के बाद फिर आपको वकील उपलब्ध होंगे। तो ये चूँकि देख रहे पूरी तरह से एक ख़राब एक्ट था, जिसे उस टाइम के लोगों ने ब्लैक एक्ट भी कहा था। उस टाइम के लोगों ने इस एक्ट का नाम ब्लैक एक्ट भी रखा था। और उस टाइम एक इसके बारे में एक बहुत फेमस स्लोगन भी उस टाइम प्रचारित किया गया था। वो स्लोगन था नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। वाई? बिकॉज इसमें क्या हो रहा था, आप ना अपील कर सकते हैं, ना आपकी कोई दलील चलेगी, और वकील भी नहीं आपका है जो कि दलील कोई रखेगा। इसलिए इस कानून को काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपकी तमाम आज़ादियों को, सिविल लिबर्टीज़ को बंद कर दिया गया। फिर में हमने जाना था कि रॉलेट एक्ट एक कानून पास किया गया भारत के लोगों पर, और उस कानून में सारी की सारी बातें भारतीय लोगों के ख़िलाफ़ है। तो इसका विरोध तो कोई ना कोई करेगा। तो उसका विरोध गांधी जी ने किया और उसके लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया। चूँकि ये विरोध जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में था, ये सत्याग्रह, इसलिए इस सत्याग्रह का नाम रॉलेट सत्याग्रह रखा गया। अब रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने 6 अप्रैल को 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह की घोषणा कर दी। और इस दिन जो है हड़ताल की घोषणा कर दी। तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जिन लोगों की दुकानें थी, जो शॉप्स चलाते थे, उन्होंने शॉप्स को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। और जो वर्कर्स थे, कहीं काम कर रहे थे, फैक्ट्री में, रेलवे में, इन सारी जगह पे, उन लोगों ने अपना काम रोक दिया। वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। तो अब शॉप बंद कर दी गई और रेलवे लोग जो है, जो वर्कर्स वगैरह हैं, उन्होंने अपने स्ट्राइक कर दिया। और जो गांधी जी ने एक रैली ऑर्गेनाइज की, इसमें सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये एक सत्याग्रह का मोड था, ये पार्टिसिपेशन वगैरह था। कुछ लोगों ने दुकान बंद कर दिया, कुछ लोग जो है जो फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे थे ना, वो हड़ताल पे चले गए और रैली एक ऑर्गेनाइज की गई। तो ये रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। अब हो रहा क्या था कि जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले, जो रेलवे में काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने जो काम बंद कर दिया, तो इससे गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनका काम काफ़ी रुका हुआ था। तो 6 अप्रैल तक ये चला, 7, 8, 9, 10। लेकिन जब 10 अप्रैल का दिन था, उस दिन अब 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन हो चुका है और काम बंद है। इस वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने, उनके पुलिस वाले लोगों ने 10 अप्रैल के दिन फायरिंग कर दी। पुलिस ने फायर कर दिया आम लोगों पे। अब इस फायरिंग से लोग काफ़ी गुस्सा हो गए और उसके बाद फिर सिटी में कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने भी रिस्पांस में जो है बिल्डिंग्स वगैरह पे, ब्रिटिशरों की बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और इन्होंने जो है, ब्रिटिशर लोगों ने कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। उसमें जो टॉप के लीडर्स आते हैं, उनका नाम है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जो कि पंजाब के टॉप के लीडर हैं।
इन दो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता। ये जब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो फिर लोग काफ़ी गुस्सा हो रहे थे, तो वायलेंस का मामला था, तो इसलिए वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया पंजाब में। मार्शल लॉ का मतलब, मार्शल लॉ लगा दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा पावर, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड, अब नाउ पूरा का पूरा पावर मिलिट्री के पास आ गया। और इसका कानून का मतलब ये भी था कि ज़्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं हो सकते। अब जस्ट 11 को ये मार्शल लॉ लगाया गया था, तो 12 और 13 तारीख जो हम लोग पहुँचते हैं 13 अप्रैल को, जस्ट 2 दिन बाद एक त्यौहार था। 13 अप्रैल को बैसाखी का एक त्यौहार था। पंजाब में जब हार्वेस्टिंग हो जाती तो उसके बाद एक फेस्टिवल मनाया जाता है उसकी खुशी में, फसल की पैदावार की खुशी में, उस त्यौहार को बैसाखी कहते हैं। तो बैसाखी का त्यौहार था, तो त्यौहार में मेला लगता है, तो मेला लगने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। तो लोग जो है, जलियांवाला बाग अमृतसर में एक जगह था, वहाँ पे मैदान था, तो वहाँ मेला लगा हुआ, और उसमें ज़्यादातर लोग गांव के आए थे। उनको पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और यहाँ पे इस कानून के अंतर्गत हम लोग ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते एक जगह पे। लेकिन वो गांव के थे और उनको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो वो वहाँ पे आ गए। और कुछ लोग ऐसे लोग थे जो कि सत्याग्रही टाइप के लोग थे, वो जो चाहते थे कि रॉलेट एक्ट का विरोध हो और जो हमारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है इसका विरोध किया जाए। तो वो लोग एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ वो अपनी बात कह सके। तो उनको जलियांवाला बाग से बेहतर जगह कहाँ मिल सकती, जहाँ बहुत सारे लोग पहले से जमा है। तो वो लोग जलियांवाले बाग पे जाते हैं और अपनी बात कहना शुरू करते हैं। तो खैर जनरल डायर जो कि कमांडर था, मिलिट्री कमांडर था, उसका नाम था जनरल डायर, उसको जब ये बात पता चलती है तो वो आर्मी लेके आता है और इस जलियांवाले बाग पे जो लोग थे वो आर्मी लेके आता है और लोगों पर अटैक कर देता है और साथ में एग्जिट पॉइंट बंद कर देता ताकि लोग भाग नहीं सके। और अंदर आने के बाद उसने लोग बिना कोई वार्निंग दिए, बिना कोई अल्टीमेटम दिए गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया और गोली लगभग 10 मिनट तक चलती रही और उसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो यही जो घटना हुई, जो दुखदायी घटना है, इसी को जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। हुआ क्या इसमें, फिर से इसको देखते कि जलियांवाला बाग मैदान है, उसमें काफ़ी लोग जमा थे, वो त्यौहार के लिए मनाने के लिए आए थे, अपना मेला घूमने के लिए आए थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि बात जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करने के लिए वहाँ जमा थे। तो जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं और अपनी आर्मी के साथ, और पहुँचने के बाद जनरल डायर क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि इन लोगों को गोली मार दिया जाए। और जब पुलिस गोली चलाती है तो इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग, एक कुआं रहता है उसमें कूदते हैं, तो उस भगदड़ में मारे जाते हैं बहुत सारे लोग। कुआं में अगर एक आदमी गिरा, उसके पीछे और भी लोग चले जाएं तो फिर बचने का चांसेस नहीं रहता। तो बहुत सारे लोग मारे गए। और जब ब्रिटिश लोगों ने उसका सर्वे किया कि हाउ मेनी पीपल आर किल्ड, तो उनके हिसाब से पता चला कि 379 पीपल वर किल्ड। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने, जो उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने जब सर्वे किया तो पता चला कि लगभग 1000 लोगों से भी ऊपर लोग मारे गए हैं। तो ये एक सर्वे हुआ था। तो ये जो हत्याकांड हुआ, आप समझ सकते हैं कि इसके बाद पूरे भारत में ज़बरदस्त आक्रोश और गुस्सा था अंग्रेज़ों के प्रति, और ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा था। लोग जो है अंग्रेज़ों को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, वायलेंस चल रहा था। तो बदले में अंग्रेज़ भी पीछे नहीं आए। उन लोगों ने भी क्या किया कि लोगों को कहा कि आप नाक रगड़ के ज़मीन में चलिए। लोग नाक रगड़ के ज़मीन में चल रहे थे, झुक के सलाम करिए। ये सारी की सारी घटनाएं उस टाइम हो रही थी। तो इतना ज़्यादा जब वायलेंस फैलता वो नज़र आ रहा था, तो गांधी जी ने क्या कर दिया कि सत्याग्रह को बंद कर दिया। गांधी जी ने जो सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया था, इसको इन्होंने क्लोज़ कर दिया। क्योंकि इसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो ये घटना जो है, ये पूरे के पूरे रॉलेट सत्याग्रह की कहानी है। अब गांधी जी ने एक बात नोटिस किया रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कि ये सिर्फ और सिर्फ शहरों तक महदूद है, शहरों तक लिमिटेड है। ये गांव के बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस सत्याग्रह पे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करें जिसमें गांव के लोग और तमाम तरह के लोग, हर ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आगे गांधी जी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। तो आइए जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है और इसका कारण क्या है और इसमें क्या क्या स्टेप्स वगैरह गांधी जी ने लोगों को फॉलो करने के लिए कहा था, और फिर लोगों ने क्या उन सारे स्टेप्स को फॉलो किया, शहरों में क्या रिएक्शन आया था, गांव में क्या हुआ था। इन तमाम बातों को इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब सबसे पहले जानना जरूरी है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें कि नॉन कॉपरेशन किया जाएगा। नॉन कॉपरेशन का मतलब
असहयोग, यानी इस पूरे मूवमेंट को असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग का मतलब क्या हो रहा है? असहयोग का मतलब कि अंग्रेज़ों के साथ सहयोग नहीं करना। गांधी जी का ये कहना था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज। उन्होंने इस किताब में ये लिखा कि हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं अंग्रेज़ों के साथ, उसकी की वजह से वो हम पे रूल कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ कॉपरेट करना, उनका सहयोग करना बंद कर दें तो वो देश को छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो उनके हिसाब से ये रास्ता सबसे बेहतर है कि हम उन्हें मजबूर कर दें। कैसे मजबूर करें? उनके साथ सहयोग ना करें, उनका असहयोग करें, तो वो फाइनली फिर देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये गांधी जी का पूरा कॉन्सेप्ट था, असहयोग आंदोलन का ये मतलब आया। अब इसको स्टार्ट करने के पीछे का कारण क्या था, तो रीजंस क्या थे वो हम लोग जानते हैं। पहला रीज़न जो है वो ये था कि वो गांधी जी का मकसद ये था कि वो स्वराज को अचीव करना चाहते थे। टू अचीव स्वराज, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, यानी खुद का, भारत के लोगों का रूल को अचीव करने के लिए गांधी जी ने ये मूवमेंट, ये सत्याग्रह किया था। दूसरा, टू रिस्टोर खलीफा। पहला था कि स्वराज को अचीव करने के लिए, सेल्फ रूल अचीव करने के लिए, और दूसरा ये था कि खलीफा के पद को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ खलीफा का क्या मतलब हो रहा है, तो खलीफा का मतलब क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइड पावर थी और सेंट्रल पावर थी। तो सेंट्रल पावर में एक कंट्री था तुर्की, बहुत सारे कंट्रीज में एक कंट्री तुर्की था, और एलाइड पावर में एक कंट्री था ब्रिटेन। हमें इन दोनों के बारे में जानना। और आप जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट ये निकला कि सेंट्रल पावर हार जाती है। तो अगर सेंट्रल पावर हार जाएगी तो इसका मतलब कि तुर्की भी हार गया। तो तुर्की यहाँ पे हार चुका है, और तुर्की में जो अंपायर थे, जो शासन चला रहा था, उससे ऑटोमन अंपायर कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं। और ऑटोमन साम्राज्य के जो रूलर हुआ करते थे, उन रूलर को खलीफा कहते हैं। और खलीफा का जो पद है, खलीफा जो है, उसे खलीफा को उन्हें जो है मुस्लिम्स लोगों का, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल लीडर माना जाता था, आध्यात्मिक नेता माना जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड ऑफ द मुस्लिम्स। अभी मैंने बात किया कि तुर्की हार चुका था, तो तुर्की के जो रूलर होंगे, जो कि स्पिरिचुअल लीडर माने जा रहे हैं वहाँ के, उसको सारे मुस्लिम लोग उनको स्पिरिचुअल लीडर मानते, तो ये क्लियर बात है कि उनका पद अब खतरे में है, उनको हटाया जा सकता है या उन पे कड़ी शर्तें लागू कर दी जा सकती है। तो इस बात से तमाम मुस्लिम जो दुनिया के हर एक कोने में रह रहे थे, वो इस बात से काफ़ी गुस्सा हुए, क्रोधित हुए। तो भारत में भी जो मुस्लिम लोगों का जो ग्रुप था, उनमें से जो यूथ लोग थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई और उसका नाम था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो बनाई गई, ये बॉम्बे में बनाई गई। और उस टाइम चूँकि मुंबई का नाम बॉम्बे था, तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बॉम्बे में 1919 में बनाई गई। और इसके जो लीडर थे, वो दो लीडर माने जाते हैं, जौहर अली और शौकत अली। तो जौहर अली और शौकत अली को इसका लीडर माना जाता है, और इन दोनों को मिला के अली ब्रदर्स भी कहते हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि खिलाफत का मतलब क्या हो रहा है और स्वराज का मतलब क्या हो रहा है। खिलाफत का मतलब कि जो तुर्की के रूलर थे, उनको खलीफा माना जाता था। तुर्की वर्ल्ड वार 1 में हार चुकी थी, तो उनके रूलर पे कुछ ना कुछ कड़ी शर्तें लागू की जा सकती थी, या उन्हें हटाया जा सकता था। उनके जगह पे कोई जो पप्पेट राजा को या पप्पेट जो है रूलर को लगाया जा सकता था। तो इस बात से तमाम लोग जो है क्रोधित हो गए, तमाम मुसलमान लोग इस बात से क्रोधित हो गए। तो भारत के जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई बॉम्बे में, उसका नाम था ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जिसका मकसद ये था कि
जो खलीफा है उसका पोस्ट को डिफेंड किया जाए। और बम्बई में जो कमेटी के जो लीडर थे जौहर अली और शौकत अली, और मौलाना आज़ाद का भी नाम आता है, लेकिन ये दो लीडर जो है जौहर अली और शौकत अली ये टॉप मोस्ट लीडर माने जाते हैं इस कमेटी के। गांधी जी को ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि चलो इस खिलाफत की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स और तमाम तरह के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक बड़ा चांस मिलेगा हमें। तो ये दो रीज़न आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि गांधी जी ने तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और इसका कारण भी आपको समझ में आ गया। आगे बात करते हैं कि उसका स्टेप्स क्या होगा, क्या क्या उन्होंने आइडियाज़ प्रपोज किए कि इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। उसमें से पहला स्टेप्स ये था कि जितने भी अवार्ड्स हैं, टाइटल्स हैं, जो भी टाइटल और अवार्ड आपको मिले हैं उसको रिटर्न कर दीजिए। गांधी जी ने खुद एक टाइटल उनको मिला था कैसर हिंद का, अफ्रीका में काम करने के लिए बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, तो उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया। सेकंड कहा कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आप कर रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे जो जॉब कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि आर्मी हुई, पुलिस हुई, आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर वकालत कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। इसके बाद उनका कहना था कि इलेक्शन को बायकॉट करिए आप। उसके बाद उनका मामला ये था कि वो कह रहे थे, और चौथी बात थी कि वो कह रहे थे कि जितने भी फॉरेन गुड्स है उसका बायकॉट कीजिए, बायकॉट द फॉरेन गुड्स एंड बर्न द फॉरेन क्लॉथ्स। जितना भी फॉरेन कपड़ा है उसको जला दीजिए, और लोग ऐसा करते थे कि उसके होलिका जमा करके उसको जलाए। तो ये सारे के सारे स्टेप्स गांधी जी ने कहा था कि फॉरेन कपड़ा को बायकॉट करिए, मतलब फॉरेन, ये बात हम सही से बोल नहीं पा रहे। गांधी जी ने इस चौथा स्टेप्स ये बताया कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना और जितने भी फॉरेन का विदेशी कपड़े हैं उनको जला देना है, तो उसकी जगह पे पहनना है खादी कपड़ा। तो ये गांधी जी का 4 बेसिक जो है स्टेप्स उन्होंने सजेस्ट किया था, जो आपको इसमें से पहला है टाइटल और अवार्ड्स को रिटर्न करना, गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ देना और इलेक्शन का बायकॉट करना, और उसके बाद जितना भी क्लॉथ्स वगैरह है उसको जला देना और फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना, ताकि उनको इकोनॉमिकली आप ब्रिटिशर्स को नुकसान पहुंचा सके। तो अब असल में ये तो स्टेप्स था, अब इसका रिएक्शन क्या देखने को मिला, तो हम लोगों को पढ़ना है कि सिटीज़ में और विलेजेस में दोनों जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने कैसे कैसे इसमें पार्टिसिपेशन किया। तो पहली बात जानते हैं हम लोग कि पार्टिसिपेशन इन सिटीज़। तो सिटीज़ में ऐसा हुआ कि स्कूल जो थे, स्कूल में क्यों कौन होते हैं, स्कूल में जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे और स्टूडेंट्स थे, इन तीनों से मिलकर स्कूल बनता है। तो वहाँ के जो टीचर्स थे और प्रिंसिपल थे, इन दोनों ने, जो कि गवर्नमेंट स्कूल के थे, इन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया और स्टूडेंट्स ने स्कूल को छोड़ दिया, लीव कर दिया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक आइडिया था कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ दीजिए। तो सारे जो टीचर गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, प्रिंसिपल कर रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लीव कर दिया। उसके अलावा लोगों ने, जो लॉयर्स थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, वकील लोग, उन्होंने वकालत छोड़ दी। और लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि इलेक्शन की बायकॉट करने की जो बात है, तो उसमें पूरे जहाँ तक भी बायकॉट हो सकता है, लोगों ने बायकॉट किया। लेकिन एक जगह एक्सेप्शन में आता, मद्रास में। मद्रास में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। और जस्टिस पार्टी असल में दलित लोगों की पार्टी था। उनका कहना था कि इलेक्शन के ज़रिए ही तो हमें अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, तो हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। तो लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये तो सिटीज़ में लोगों ने पार्टिसिपेशन हुआ। अब पार्टिसिपेशन हुआ तो उसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ा होगा गवर्नमेंट को। तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा? लोगों ने कपड़े भी जलाए, विदेशी कपड़ों वस्तुओं को बहिष्कार भी किया। तो उसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इफेक्ट जो पड़ेगा, आइए जानते हैं उस बारे में।
अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसमें ये भी कहा गया था कि फॉरेन गुड्स का बायकॉट करिए, फॉरेन कपड़ों को जला दीजिए। तो लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया, इसकी बल्कि होलिका जलाई गई। तो आप समझ सकते हैं कि जब बायकॉट किया जाएगा तो जो बिजनेसमैन थे, जो इंपोर्ट कर रहे थे, फॉरेन से चीज़ें मंगा रहे थे, उन्होंने मंगाना बंद कर दिया क्योंकि डिमांड ही घट गया। और इसकी वजह से क्या हो गया कि इंपोर्ट जो फॉरेन से हो रहा था वो घट गया। अब फॉरेन से इंपोर्ट घटा तो कितना घट गया। 1921 में जब मूवमेंट स्टार्ट हो ही रहा था तो उस टाइम 102 करोड़ था, लेकिन जब 1922 में ये मूवमेंट जबकि चरम सीमा पे पहुंच चुका था, काफ़ी आगे बढ़ गया था, तो इसका इंपोर्ट का पूरा जो फीस है, मतलब इंपोर्ट का जो पूरा जो अमाउंट है वो घट के 57 करोड़ हो गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हाफ हो गया। ये इस मूवमेंट का इकोनॉमिक इफेक्ट था। अब आखिर में जानते हैं कि क्या ये मूवमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ या फिर स्लो डाउन हो गया। तो ये स्लो डाउन अगर हो गया तो उसका कारण क्या था। सिटीज़ में ये बात सही है कि सिटीज़ में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो हो गया था, स्लो डाउन हो गया था और ये मतलब कि फेल हो गया था। तो इसका कारण क्या है। तो स्लो डाउन होने का कारण बेसिकली दो बताया जाता है। पहला कि खादी कपड़ा जिसको पहनने के लिए गांधी जी फोर्स कर रहे थे, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, महंगा था और गरीब आदमी तो इसको पहन नहीं सकते थे, खरीद नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उतना उनके पास पैसा नहीं था। तो वो फाइनली फिर से विदेशी कपड़ों को खरीदने के पीछे चले गए क्योंकि वो कपड़े सस्ते मिल रहे थे। दूसरी बात ये थी कि लैक ऑफ ऑल्टरनेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब गांधी जी ने तो कह दिया कि स्कूल में जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो रिज़ाइन कर दे, बच्चे स्कूल छोड़ दे, तो आखिर वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो गांधी जी ने या फिर कांग्रेस ने, पार्टी ने उतने स्कूल पर्याप्त मात्रा में नहीं बनाए जितने मात्रा में स्कूल से स्टूडेंट्स और टीचर ने लीव किया था। तो फिर लास्ट में क्योंकि अल्टरनेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और शिक्षा संस्थान की कमी की वजह से फाइनली वो लोग फिर से जिस स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में फाइनली फिर से जाने लगे। तो ये कारण था इस मूवमेंट के स्लो डाउन होने का। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन का गांव में यानी विलेज एरिया में, या फिर उसको किताब में कंट्री साइड लिखा। तो कंट्री साइड और विलेज का एक ही मतलब होता है, उसमें क्या रिएक्शन देखने को आया। तो इसमें हम लोग 3 गांव की चर्चा करेंगे। एक तो अवध है, दूसरे नंबर पे आता है एक आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल एरिया जो कि आदिवासी किसानों की जगह है, और तीसरा हम लोग आसाम के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अवध में क्या हुआ था। अवध में जो पार्टिसिपेंट्स थे, पार्टिसिपेंट मतलब भागीदार, जो इसमें शरीक थे, जो इसमें हिस्सेदारी ले रहे थे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे। अब उनके साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम था वो हम लोग समझते हैं। उनके साथ जनरली 2 तरह का प्रॉब्लम था। पहला प्रॉब्लम ये था कि वो खुद की जमीन उनकी नहीं थी, वो लैंडलॉर्ड की जमीन पे वो खेती कर रहे थे। तो लैंडलॉर्ड्स उनसे ज्यादा रेवेन्यू मांग रहे थे, जो कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण उनके पास पैसे की कमी हो गई थी। उनके एग्रीकल्चर का प्राइस फॉल कर गया था, तो वो पे करने के काबिल नहीं थे। तो वो इस चीज के खिलाफ डिमांड कर रहे थे कि हमारे हाई रेवेन्यू को रिलैक्स किया जाए, कुछ रिड्यूस किया जाए। सेकंड उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्हें कभी कभी बेगारी सिस्टम फॉलो करने के लिए कहा जाता था। बेगारी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि उन्हें कभी कभी फ्री में काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। बेगारी सिस्टम का मतलब कि कोई काम करे और जिसके बदले में आपको कुछ भी पैसा, मेहनताना आपको नहीं मिले, उसको बेगारी सिस्टम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा काम आज भी कोई करना पसंद नहीं करेगा और पहले भी कोई करना पसंद नहीं करता। तो ये फार्मर्स लोगों की 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी हाई रेवेन्यू डिमांड्स था, किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड्स या तालुकदार के द्वारा, और दूसरा था बेगारी सिस्टम। दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार, दे वर फोर्स्ड टू डू वर्क विदाउट पेमेंट। तो ये 2 प्रॉब्लम था। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कोई ना कोई लीडर की तलाश थी जो इन लोगों को ऑर्गेनाइज कर पाए। तो उनके एक लीडर थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। ये बाबा रामचंद्र फीजी से आए हुए थे। फीजी में ये लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, फिर वहां से वो हिंदुस्तान आते, और उनके आने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। और फिर गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को, हमारे नेहरू जी को जो है इस मूवमेंट में यहाँ किसानों की प्रॉब्लम को समझने के लिए और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये अवध गांव भेजा था। तो जब नेहरू जी यहाँ आए तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम है अवध किसान सभा। नाम तो याद रखना बिल्कुल आसान है क्योंकि एक सभा बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी।
और वो किसका कमेटी था, हम लोग बात कर रहे पीजेंट यानी किसानों की, तो उसका नाम था किसान सभा। और वो जगह कहाँ है, तो अवध है। तो अवध को यूं इस तरह भी लिखा जाता है OUDH, तो अवध किसान सभा। तो ये किसान सभा बनाई गई थी। इसका पर्पस क्या था कि एक तरीके से लोगों को एकजुट करना और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ कोई लड़ाई करना एक तरीके से। इसका धीरे धीरे 300 से ऊपर ब्रांचेस अलग अलग गांव में बना दिया गया। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसके जो लीडर्स थे, जो नेता थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, साथ साथ बाबा रामचंद्र थे और कुछ और बड़े लोग थे। इन लोगों ने मिलकर अवध किसान सभा बनाया और इसके लगभग 300 ब्रांचेस। ये तो खैर बात हो गई कि इन्होंने क्या क्या किया। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तब ये लोगों ने क्या किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू होता है तो असल में इन्होंने जो हरकत किया, इन्होंने जो एक्ट किया, कांग्रेस उसको अप्रूव नहीं करेगी। कांग्रेस इसलिए अप्रूव नहीं करेगी क्योंकि कांग्रेस या गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था ये सत्याग्रह पे बेस्ड था। और सत्याग्रह का मतलब नॉन वायलेंट तरीके से। गांधी जी को हिंसा से बहुत ही ज्यादा आपत्ति थी, वो अहिंसा के पुजारी थे, ये सारे लोग जानते। तो ठीक उसी तरह से नॉन वायलेंस को गांधी जी मानते थे। लेकिन जो अवध के किसान लोग थे, इन्होंने वायलेंस का रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया कि लैंडलॉर्ड्स के घरों पे अटैक कर दिया, मार्केट्स को लूट लिया और जो अनाज रखे हुए थे उसको लूटने की कोशिश की। कारण ये था कि वहां के कुछ नेता लोग थे, लोकल लीडर्स थे, उन्होंने सही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई नहीं थी। उनमें से कुछ इन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि आपका पूरा टैक्स माफ हो जाएगा, आपको जमीन फिर से जमीन मुफ्त में दे दिया जाएगा। यानी कि गांधी जी का नाम लेके हर वो काम किया जा रहा था जो उन्होंने नहीं भी कहा था। यानी गांधी जी नेम was taken to sanction all kind of things। ये ऐसा कुछ देखने को मिला कहाँ, अवध में। इसके बाद दूसरे गांव की हम लोग चर्चा करते हैं। उस गांव का नाम है, वो जगह का जो नाम है वो आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उसका नाम है गुडेम हिल। उसको आप कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में एक जगह है गुडेम हिल। तो यहाँ जो पार्टिसिपेंट है वो असल में ट्राइबल पीजेंट्स हैं। ट्राइबल पीजेंट्स का मतलब क्या हुआ, आदिवासी किसान। ट्राइबल पीजेंट का मतलब आदिवासी किसान। तो इनका प्रॉब्लम क्या था भाई, इनका पहला प्रॉब्लम था कि इन्हें जो है फॉरेस्ट एंट्री में रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा था और दूसरा इनके साथ भी बेगारी सिस्टम को फॉलो किया जा रहा था। ट्राइबल मतलब आदिवासी और पीजेंट मतलब किसान। तो ये आदिवासी किसानों के साथ क्या समस्या थी, इनके साथ समस्या थी कि इन्हें फॉरेस्ट में एंट्री करने से रोक दिया जा रहा था। यानी इनको कहा जा रहा था कि आप फॉरेस्ट जंगल नहीं जा सकते कि लकड़ी को जलावन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए या फिर लकड़ी को वहां से कलेक्ट करने के लिए। दे वर डिनाइड दिस काइंड ऑफ राइट। और उन लोगों को जब रोड वगैरह बनता था तो सरकार उनसे फ्री में काम करवाने के लिए उनको फोर्स करती थी। तो ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी। कारण क्या था कि आदिवासी लोग वो जो उस टाइम पे जंगल में रह रहे थे, वो उनका एक ट्रेडिशनल राइट था, परंपरागत अधिकार, यानी कि उनके पूरे पूर्वज लोग वहां रह रहे थे, तो वो भी हर हाल में वहां रहना चाहते थे। तो इसके लिए ये लोगों ने अब लड़ाई अपनी शुरू की। तो इनके जो लीडर्स थे, इनके जो लीडर है उनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। इनके बारे में ये बात है कि ये बहुत ही इनके बारे में जो किताब में जो बातें आती है उसमें सबसे पहला लाइन ये लिखा हुआ कि ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। अब ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर है। ही क्लेम टू हैव सम स्पेशल पावर। जैसे ये कहते थे कि मेरे पास ये ताकत है कि मैं फ्यूचर बता सकता हूँ, मैं करेक्टली जो है आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी को भी बीमार इंसान को ठीक कर सकता हूँ। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि मुझे गोली भी जो है कुछ नहीं करेगी, यानी इवन बुलेट कैन नॉट हिट हिम, यानी जो गोली होती है उससे भी इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जब उन्होंने इस तरह की बातें कहनी शुरू कर दी तो आप समझ सकते हैं कि लोग क्या मानेंगे। तो लोगों ने भगवान का अवतार मानना शुरू कर दिया। ये तो उनकी पर्सनल लाइफ हो गई। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है या फिर गांधी जी से उनका क्या रिलेशन था, उनके क्या सोच थे उनके बारे में, तो सीताराम राजू जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर थे
उससे वो प्रेरित थे, गांधी जी से वो भी इंस्पायर थे, और इसके इंस्पायर होके उन्होंने अपने लोगों से कुछ काम करने के लिए भी कहा। जैसे उन्होंने कहा कि आप शराब पीना, ड्रिंकिंग वाइन आप छोड़ दीजिए। यानी ही कन्विंस्ड हिज पीपल टू स्टॉप ड्रिंकिंग वाइन। इन्होंने कन्विंस किया अपने लोगों को कि आप शराब ना पिए, क्योंकि गांधी जी इस शराब के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से कहा कि आप खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दें। तो अल्लूरी सीताराम राजू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को वो सारा कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए कहा जो गांधी जी जिसको बताया करते थे। उसमें से शराब पीने के लिए मनाही और खादी कपड़ा पहनने के लिए लोगों को कन्विंस करना शामिल था। अब लेकिन गांधी जी तो नॉन वायलेंस पे मानते थे, लेकिन सीताराम राजू नॉन वायलेंस को नहीं मानते थे, ये वायलेंस पे मानते थे। इनका कहना था कि अगर हमको आजादी हासिल करना है, यानी हमको अगर अंग्रेजों को हटाना है यहाँ पे, तो हमको फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। ही सेड दैट द फोर्स मस्ट एंड विद फोर्स। फोर्स को फोर्स ही खत्म कर सकता है, यानी हमें वायलेंस मेथड इस्तेमाल करना है। और इन्होंने जो लड़ाई स्टार्ट की थी उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग गुरिल्ला मेथड कहते हैं, गुरिल्ला मिलिटेंट मूवमेंट भी कहते हैं, गुरिल्ला वार का तरीका। इसमें वो छुप छिप के अटैक करते हैं। गुरिल्ला एक लड़ाई करने की एक टेक्निक है जिसमें आप जब कमजोर हैं तो डायरेक्ट सामने ना लड़के, जब अगला आपका ओपोनेंट, आपका दुश्मन जब अलर्ट ना हो, वहां पे अटैक करना होगा। तो इनके साथ इनके रिबेल्स लोग पुलिस स्टेशन पे अटैक कर रहे थे, अंग्रेजों पे अटैक कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है ये लोग हिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो सीताराम राजू वाज ऑन द हिट लिस्ट ऑफ द ब्रिटिश, वो अब ब्रिटिश लोगों की हिट लिस्ट में आ जाएगा। अब कुछ दिन के बाद सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया गया, यानी उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उनको फांसी की सजा सुनाई और उन्हें जो है फंदे से लटका दिया गया। और जब इस तरह की घटना हो गई तो वहां के लोगों ने, आदिवासी किसानों ने उनको हीरो मानना शुरू कर दिया। वहां के स्पेशली उन्होंने उनके लिए गाना लिखना शुरू कर दिया, और आप उनके बारे में कई सारी तेलुगु में मूवी बन चुकी है, और आंध्र प्रदेश में उनके नाम पे कई सारे जगहों का नाम भी रखा गया है। तो एक तरह के फ्रीडम फाइटर में से। तो इस पूरे टॉपिक से हम लोगों ने ये जाना कि इसमें ट्राइबल पीजेंट ने कैसे भागीदारी की। जैसे इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि किसान और आदिवासी किसान ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भागीदारी किया। तो पिछली बार में हम लोगों ने देखा कि वो लोग वायलेंट हो गए थे, और यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि सीताराम राजू जो कि शुरुआत में तो कुछ बातों को मान रहे थे, लेकिन वो भी वायलेंस का रास्ता इख्तियार किए थे। अब जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आसाम की कहानी है। आसाम के किसी गांव की कहानी है जिसमें प्लांटेशन वर्कर लोग असल इसमें पार्टिसिपेंट रहते हैं। प्लांटेशन वर्कर्स, इनका प्रॉब्लम ये था कि एक एक्ट लागू हुआ था, उसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से, जो कि 1859 में पास हुआ था, इसके हिसाब से प्लांटेशन वर्कर्स जो कि किसी प्लांटेशन एरिया में काम कर रहे थे, प्लांटेशन बोले तो बागान वाला एरिया जहां पे ये लोग काम कर रहे थे, किसी चीज की खेती हो रही थी, स्पेशली टी या कॉफी की खेती हो रही है, तो ये लोग यहाँ पे वर्कर्स लोग कुछ काम कर रहे थे। लेकिन ये जो कानून था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो कि 1859 में पास हुआ, इसके हिसाब से इन लोगों को परमिशन नहीं थी इस जगह से बाहर जाने की, यानी इन लोगों को मंजूरी, अनुमति नहीं थी कि ये इस लोकेशन को छोड़ के बाहर जा सके। वो लोग हमेशा इस प्लांटेशन वाले एरिया के अंदर ही रह सकते थे जब तक कि इनको इनके मालिक या एम्प्लॉयर्स या बॉस बाहर जाने की परमिशन ना दे, जो कि रेयरली दिया जाता है। इन्हें परमिशन बाहर जाने का रेयरली नहीं दिया जाता। तो इसके कारण हुआ ये कि इनका अपने घर से रिश्ता थोड़ा कमजोर हो गया, और हर कोई चाहता है कि हम जॉब करें तो साथ साथ घर भी जाने की आजादी हो, जिसको हम लोग छुट्टी कहते हैं। तो इन्हें कोई छुट्टी नाम की कोई चीज इन्हें मिलती नहीं। तो ये प्लांटेशन वर्कर ने जब गांधी जी के बारे में सुना तो इनको लगा कि अब तो हमें सारा कुछ जो है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। और इनके लिए स्वराज या फिर फ्रीडम, इसका मतलब दो ही था। पहला इनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि हमें जो है बाहर जाने के लिए फ्रीडम मिलेगा, कि वी कैन मूव इन एंड आउट। वो जो कन्फाइंड प्लेस जहाँ पे हम लोग बैठे रुके हुए हैं, वहां से बाहर जाने का और वापस से वहां अंदर आने का हमको आजादी मिलेगा हमारे हिसाब से, ना कि किसी परमिशन की जरूरत पड़े। ये इनका एक डिमांड था, इनका एक
इसके अलावा ये लोग जो है स्वराज का मतलब ये ले रहे थे कि हम जो है अपने विलेज से फिर से कनेक्ट हो जाए, यानी वी कैन रिटेन आवर लिंक विद द विलेज, यानी कि जो विलेज है उससे दोबारा से रिकनेक्ट हो जाए। ये डिमांड, ये स्वराज का इनके लिए ये मतलब था, इनके लिए आजादी का ये मतलब था। पहला मतलब कि फिर से हमको अंदर जाने और बाहर जाने की आजादी में, अंदर मतलब प्लांटेशन एरिया में, और दूसरा कि हमको गांव से अपने आप को दोबारा से जोड़ने की आजादी मिले। तो जब इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना और गांधी जी के बारे में सुना तो इन्होंने सोचा कि कोई गांधी राज आने वाला है, यानी इनको लगा कि कुछ इन्होंने यूटोपिया टाइप का क्रिएट किया, एक आइडियल स्टेट दिमाग में क्रिएट इनके हुआ कि अच्छा गांधी राज जब आएगा तो हमारे सारे डिमांड्स को पूरी कर दीजिए। और चूंकि इन्होंने गांधी जी को देखा नहीं तो इन्होंने कुछ और ही इमेजिन कर लिया। इनको लगा कि गांधी जी कुछ ऐसे किस्म के इंसान है जो जिससे अंग्रेज खौफ खा रहे हैं, जिनकी हर बात जो है मान ली जाएगी। तो ये लोगों ने ऐसा सोचा और इन्होंने जो अथॉरिटीज थी, जो वहां पे जो प्लांटेशन वर्कर लोग जहाँ पे काम कर रहे थे, वहां के जो अथॉरिटीज थे, जो मालिक लोग थे, उनको इन्होंने उनसे लड़के उनकी बात को ना मान के वो लोग वहां से बाहर चले जाते। तो जब वो वहां से बाहर जाते हैं तो एक हैरानी वाली बात ये हुई कि वहां बाहर में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन थे, रेलवे थे या स्टीमर थी, दोनों तरफ स्ट्राइक थी। और वहां पे पुलिस ने इनको फिर पकड़ा और इनको मारपीट भी किया इनको, और ये लोग फिर वापस से उसी एरिया में लाकर रख दिए गए। तो पिछले अब तक हमने पढ़ा ये 3 गांव के बारे में, पहला अवध, और दूसरा जो है आसाम, और तीसरा आपने पढ़ा था गुडेम हिल के बारे में। तो ये तीनों एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इन तीनों गांव में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन फैला। अब हम लोग ये जानने की हैरानी होगी कि ये मूवमेंट जो अच्छे से चल रहा था इसको गांधी जी को बंद कर देना पड़ा, यानी कि ही हैड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। अब इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का जो इम्पोर्टेंट कारण था वो था चौरी चौरा वायलेंस, यानी कि एक जगह है, अब चौरी चौरा वायलेंस का मतलब क्या हुआ? एक जगह है गोरखपुर के करीब में, चौरी चौरा गांव है, वहां पे कुछ किसान लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पुलिस ने उन पे गोली चलाई। तो उन किसानों ने पुलिस को खदेड़ दिया और पुलिस जो है स्टेशन में जाके अपने आप को लॉक कर दिया और इन्होंने उस स्टेशन पे आग लगा दिया। तो इसमें कुछ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। अब इस वायलेंट एक्टिविटी से गांधी जी काफी नाराज हुए क्योंकि वो वायलेंस के पूरी तरह खिलाफ थे। तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद करने का निर्णय लिया। ये एक प्रॉपर रीजन था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये था कि गांधी जी को लगा कि जो सत्याग्राही है वो वायलेंट हो जा रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ही बिलीव दैट द सत्याग्राही नीड्स टू बी गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग, दे नीड टू बी ट्रेन। उनको अभी और तरीके से ट्रेन करने की आवश्यकता है ताकि वो नॉन वायलेंट ना हो, अहिंसक ना हो जाए। इसके अलावा कांग्रेस के अंदर कुछ मेंबर थे जो इलेक्शन बायकॉट के बारे में थोड़ा उनका नजरिया साफ नहीं था। वो चाह रहे थे कि इलेक्शन कंटिन्यू रहे, वो चाह रहे थे कि वापस से काउंसिल पॉलिटिक्स में फिर से हम रिटर्न हो जाए, जो कि इंडिया के लोगों को एक राइट मिला था इलेक्शन लड़ने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से। तो उस एक्ट के हिसाब से ये लोग चाह रहे थे कि हमें फिर से इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिले और ये इलेक्शन लड़ने की तरफ फिर से मुतवज्जा हो, तो उसी की तरफ ये लोग अपना ध्यान आकर्षित किए हुए थे। तो ये 3 रीजन आता है जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी को बंद करना पड़ा। उसमें पहला है जो कि वायलेंस, हिंसा हो गई थी, और दूसरा है कि उनको लगा कि सत्याग्राही लोगों को और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसके अलावा तीसरी बात थी, उनको लगा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। वो चार जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने ये बात देखा होगा उसमें कि नॉन कोऑपरेशन का एक स्टेप जो कि गांधी जी ने सजेस्ट किया था कि इलेक्शन को बायकॉट करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस के अंदर जो कि इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। आगे हम लोग बात करेंगे वो कौन से लोग थे वैसे जो इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे थे। तो आइए आगे बात करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बंद करने के बाद आगे क्या रद्दोबदल, क्या फेरबदल देखने को मिला। तो वो ये कि कांग्रेस ने, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का निर्णय लिया तो उसके बाद कांग्रेस 2 भाग में बढ़ गई। कहला रहे थे मॉडरेट्स और इसी को लिबरल्स भी कह रहे थे, और दूसरे रेडिकल्स कहलाते थे। अब ये मॉडरेट्स और लिबरल्स का क्या मतलब हुआ, रेडिकल्स का क्या मतलब हुआ? मॉडरेट्स वो लोग थे जो इलेक्शन प्रोसेस पे बिलीव कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि वापस से इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग आए और उसके जरिए ही गवर्नमेंट के सामने अपने डिमांड्स को रखे और उसको पूरा करवाने की कोशिश करें।
लेकिन वैसे लोग जो रेडिकल्स विचारधारा के थे वो वैसे लोग थे कि जो सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, इस पे भी बिलीव कर रहे थे और उनको उसी पे भरोसा था। उनका कहना था कि अगर हमें आगे कुछ बढ़ना है और अंग्रेजों के खिलाफ डिमांड अपनी पूरी करना है तो इलेक्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, बल्कि सत्याग्रह जो तरीका है मास एजिटेशन का, यानी कि पूरी पब्लिक को यूज करके गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाना, उसी प्रोसेस पर ये यकीन कर रहे थे। तो अब ये लोग जो इलेक्शन प्रोसेस पे यकीन कर रहे थे, इनके जो टॉप लीडर्स थे उनमें से एक का नाम आता मोतीलाल नेहरू, दूसरे सीआर दास। सीआर दास का फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे, और ये बहुत ही कद्दावर नेता थे, बहुत ही एक्सपीरियंस नेता लोग थे कांग्रेस के। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ने की गर्ज से एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि स्वराज पार्टी को किसने बनाया। तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग कि स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और सीआर दास स्टैंड फॉर चित्तरंजन दास, इन्होंने इसे बनाया। और इधर अब आप आते हैं रेडिकल्स लोग जो कि सत्याग्रह में बिलीव कर रहे थे। तो इसमें जो टॉप लीडर्स थे वो कौन थे? उसमें है जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त हुए थे। ही वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इसके बाद अब कौन नहीं आता सुभाष चंद्र बोस को? सुभाष चंद्र बोस जो है ये और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जो रेडिकल्स लीडर थे जो कि कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेस के जो सत्याग्रह का जो विचारधारा है जिसमें गांधी जी जिसको सपोर्ट कर रहे थे उस पर यकीन कर रहे थे। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। कांग्रेस में जब दो भाग में बट गए तो ज्यादा लोग किसके फेवर में थे, अधिक लोग किसके फेवर में सपोर्ट में थे? तो उसके लिए दो रीजंस की हम लोग चर्चा करेंगे जिसके कारण रेडिकल्स जो लोग थे, यानी जो रेडिकल्स लोग थे जिसपे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जिसपे यकीन करते थे, यानी जो सत्याग्रह वाला रास्ता, इस पे ज्यादा लोग कांग्रेस में यकीन करने लगे। हुआ क्या? पहला कारण है इकोनॉमिक डिप्रेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1929 में आर्थिक मंदी आई थी जिससे पूरे अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वॉल स्ट्रीट जो स्टॉक एक्सचेंज है क्रैश हो गया था। लोगों ने बहुत डर से बहुत ज्यादा शेयर बेच दिया था, जिसके कारण से बहुत सारा जॉब लॉसेस हुआ और साथ साथ आपका जो है एग्रीकल्चर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला, कृषि पर भी देखने को मिला। तो भारत में भी लोग जो किसान थे गांव में, कंट्री साइड मतलब हो रहा गांव, वहां पे लोग ट्रबल में थे, बहुत परेशानी में थे। और इसको रोकने के लिए अंग्रेजों की तरफ से कोई खास सुझाव या खास स्टेप नहीं लिया गया जिससे भारत के जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों की उनकी दुर्दशा में कुछ सुधार देखने को मिले, उनकी हालत कुछ अच्छी हो। फिर सेकंड कि साइमन कमीशन भारत आता है। तो साइमन कमीशन भारत आता है और दूसरा इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है। उसमें ये दोनों कारण की वजह से ज्यादा लोग अब कांग्रेस के फेवर में, कांग्रेस में जो रेडिकल्स लोग हैं उनके फेवर में आने लगे, क्योंकि रेडिकल्स लोग जो सत्याग्रह पे यकीन कर रहे थे वो इलेक्शन प्रोसेस पे जा नहीं रहे थे। उनका कहना था कि हमें इनका विरोध करना हर हाल में। इलेक्शन प्रोसेस में जाना मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी बात को मान्यता देना कि हाँ हम अब हमारे यहाँ रूल करने लायक है। तो ये दो बात से ये साबित हुआ कि भारत में जो है अंग्रेजों की नीयत अच्छी नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि साइमन कमीशन है क्या। कमीशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोगों का समूह जिनके पास कुछ कानूनी शक्तियां प्राप्त हो। अब इसको साइमन कमीशन क्यों कह रहे हैं? साइमन कमीशन इसलिए कह रहे हैं, इसका जो हेड था, इसका जो लीडर था, उसका नाम था सर जॉन साइमन। तो इसलिए इस कमीशन का नाम रखा गया था साइमन कमीशन। हालांकि इसका ओरिजिनल जो नाम था उसका इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन था। अब इसमें कितने मेंबर्स थे साइमन कमीशन में, इसको याद रखना बिल्कुल आसान है। बिल्कुल अगर आप इंग्लिश का अगर आपको नॉलेज है, राइमिंग जिसको कहते हैं राइमिंग वर्ड, जैसे हिंदी में अदा, जुदा, ईट, बीट, उसी तरह से साइमन में अगर 1 से 10 तक हम लोग वर्ड्स पढ़ते हैं तो कौन सा वर्ड, कौन सा नंबर ऐसा है जो राइम करेगा? तो साइमन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 और साइमन राइम करता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और वो लोग भारत आते हैं 1928 में। हालांकि 27 में उनको बना दिया गया था 1927, लेकिन एक साल बाद वो भारत आते हैं। इसका पर्पस क्या था इंडिया आने का? इनका पर्पस था कि दे कम हियर फॉर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जो चेंज आए, बदलाव आए, इसके लिए कुछ सजेशन दे रहे थे। तो हुआ क्या, जब वो भारत में आए तो उनका अपोजिशन विरोध हुआ। कारण क्या है, आखिर विरोध क्यों हुआ? विरोध होने का कारण ये थे कि जो सातों का सातों मेंबर थे सब का सब ब्रिटिश थे, सबका सब व्हाइट थे, यानी कि कोई भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था। नो इंडियन मेंबर्स वर देयर।
तो ये क्लियर बात है कि सातों अगर अंग्रेज हैं और उस मेंबर में आए हैं, कानून में कुछ तब्दीली लाएंगे ताकि सत्याग्रह वगैरह को रोका जाए, तो एकदम क्लियर बात है कि जब कानून में कुछ चेंज लाएंगे तो ये अपने ही लोगों के फेवर में लाएंगे, भारतीय लोगों के फेवर में कुछ करने वाले नहीं। तो इसलिए उनका विरोध हो रहा था। तो अपोजिशन कैसे किया गया, कुछ लोगों ने काला झंडा वगैरह लहराया। भारत में जब वो आए लाहौर में और भी बहुत सारी जगहों पे काला झंडा दिखाया गया, और साइमन गो बैक एक नारा जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसको कि बॉम्बे के एक नेता थे जो गांधी जी के बड़े करीबी मित्र थे, उनका नाम था यूसुफ मेहर अली। उन्होंने इस नारा को दिया साइमन गो बैक को। हालांकि लाला लाजपत राय ने इसको पॉपुलराइज किया था, फेमस किया था। तो वो यहाँ आते और लाला लाजपत राय उस जमाने में लाहौर में उस अपोजिशन को पूरी तरह से लीड कर रहे होते, तो वहां पे ऑर्डर दे दिया था लाठीचार्ज का, जिसमें लाला लाजपत राय काफी चोट लगता है, कुछ दिन बाद उनका डेथ हो जाता है। तो ये जो साइमन कमीशन के आने की घटना है और साथ साथ में इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ, ये दो कारण की वजह से अब ज्यादा लोग रेडिकल्स के फेवर में आ गए, क्योंकि ये दोनों घटना से एक बात क्लियर समझ में आ गई कि अंग्रेज हमारा जरा भी भला नहीं चाहते। अगर भला चाहते तो वो भारत में अगर कानून में चेंज लाना चाह रहे तो उसमें भारतीयों का भी पक्ष जानने की कोशिश करते, उसमें 7 में से कम 3-4 मेंबर इंडियंस को जरूर रखते। अब आगे हुआ क्या, जब तक आप जान रहे हैं कि रेडिकल्स लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, जब आपका प्रभाव बढ़ेगा तो आप कुछ ना कुछ करिएगा। तो इन्होंने फिर क्या किया कि लाहौर में एक सेशन हुआ था 1929 में, जस्ट साइमन कमीशन के आने के 1 साल बाद। उस लाहौर जो सेशन में जवाहरलाल नेहरू उसको प्रिसाइड कर रहे थे, उसके नेता थे। और जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप जान रहे हैं कि वो कौन सा नेता में आएंगे, रेडिकल्स नेता में। अब इस पूरे लाहौर सेशन में 2 बात पे चर्चा चली। पहली हुई पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होगा? पूर्ण मतलब कंप्लीट और स्वराज मतलब आजादी, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमको आधी स्वराज नहीं चाहिए, हमको पूरी आजादी चाहिए ना, यानी कि वी वांट एन पावर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसीजन जो भी लेना हमको अपने देश के प्रति, उसके लिए हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, आजाद, स्वतंत्र रहे। दूसरा कि इन्होंने एक घोषणा की जो बहुत ही अद्भुत घोषणा थी, वो ये कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे, आजादी दिवस मनाएंगे। और याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को ये लोगों ने घोषणा की कि हम आजादी दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और अभी तो हम आजाद हुए नहीं, इंडिपेंडेंस डे क्यों मना रहे हैं? ताकि लोगों के अंदर, हम झंडा भी लहराएंगे, ताकि लोगों के अंदर जो एक तरह की भावना है देश के लिए लड़ने की, और उनको प्लेज दिलवाएंगे। प्लेज बोले तो उनको प्रतिज्ञा कराएंगे, शपथ करवाएंगे, जिस तरह से स्कूल में बच्चे लोग करते हैं, प्लेज करवाया जाएगा। और प्लेज में करना यह कि यू विल बी रेडी टू फाइट फॉर योर कंट्री, यानी आपको अपने देश के लिए लड़ने के लिए बिना हिंसा का इस्तेमाल किए हुए तैयार करना है। इस प्लेज में ये बात की आपको शपथ लेनी थी। तो ये लाहौर सेशन 1929 में, इसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, और इसमें पूर्ण स्वराज वाला बात पास हुआ था। और दूसरी कि आजादी दिवस सेलिब्रेट किया गया। लेकिन हुआ यह कि इस घटना को बहुत ज्यादा अटेंशन जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अब इसकी वजह से गांधी जी ने एक दूसरा रास्ता अपनाया, जिसके बारे में हम बात करते हैं। आइए सॉल्ट मार्च की बात करते हैं हम लोग। सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, जैसा कि आपने कई बार सुना हुआ है सॉल्ट मार्च। तो इस टॉपिक में शुरुआत में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर क्या सर्कमस्टांसेस था, कंडीशन था, जिसके कारण सॉल्ट मार्च को हुआ। भारत में सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च जिसे कहते हैं, वो हुआ। तो सबसे पहले जानते हैं कि गांधी जी ने कुछ डिमांड्स रखा था 31 जनवरी 1930 को, और उसके पीछे का कारण ये था कि गांधी जी से पहले नेहरू जी ने लाहौर सेशन किया था और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाए, ज़्यादा लोग उससे जुड़ नहीं पाए। तो गांधी जी ने एक नया रास्ता अपनाया। तो 31 मार्च 1930 को उन्होंने एक लेटर भेजा। इस लेटर को किसको भेजा? तो उस जमाने के वायसराय थे, वायसराय इरविन, जो कि 1926 से लेकर 31 तक थे। तो उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स रखे थे। अब उस 11 डिमांड्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई डिमांड्स था, जिसको कह सकते हैं सबसे धमाका खेल, मोस्ट स्टरिंग डिमांड जो था, वो था सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना। यानी उस जमाने में सॉल्ट पे टैक्स लगता था, यहाँ तक कि सॉल्ट पे मोनोपोली भी राइट भी था। यानी आप सोच सकते कि अंग्रेज जो है नमक बनाने तक का अधिकार खुद पे रखते थे, मोनोपोली लगाए हुए थे खुद पे, यानी भारतीयों को नमक बनाने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और डेट उन्होंने दिया था 11 मार्च 1930 तक का अल्टीमेटम दिया था कि मेरी बात को मान लिया जाए। अब 11 मार्च को इस तरह याद रख सकते हैं कि 31 जनवरी, इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर में 11 मार्च को, जैसे जनवरी तो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, 1 देन थर्ड, हियर इट इज मार्च। सो 31 जनवरी से 11 मार्च तक का डेट इनको दिया था।
लेकिन अब अगला सवाल इसमें आता है कि क्या सॉल्ट को क्यों चूज़ किया गया। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, एनटीएससी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, और बड़े एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि वाई गांधी जी चोज सॉल्ट एज ए मीडियम ऑफ रेसिस्टेंस, पैसिव रेसिस्टेंस, या फिर सिविल डिसोबीडियंस में उन्होंने नमक का इस्तेमाल क्यों किया। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि ये एक बहुत ही इसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड था। ये इट वॉज एन एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, यानी कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो कोई भी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट आपके घर में डिशेस वगैरह बनती है उसमें नमक का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, ये सबके द्वारा कंज्यूम किया जाता था। तो इसलिए इन लोगों को, इनको मालूम था गांधी जी को कि इसमें अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का आदमी हो या किसी भी रिलीजन का आदमी हो, सारे लोग अपने खाने बनाने के प्रोडक्ट में नमक का इस्तेमाल करते। तो क्यों ना ऐसी चीज़ बात को उठाया जाए, मुद्दे को उठाया जाए, जिससे ज़्यादा लोग अपने से जुड़ाव महसूस करें और इसमें जुड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा इससे एक और चीज़ जो बहुत ही कह लीजिए कूटनीति थी गांधी जी की, जिससे वो दिखा सकते थे कि ब्रिटिश रूल जो है वो कितना ऑपरेसिव है, उनका ऑपरेसिव फेस यानी निर्दयी फेस, जालिम चेहरा दिखा सकते थे कि ये रिवील कर सकते थे। रिवील मतलब दिखाना होता, प्रदर्शित कर सकते दुनिया के सामने कि ये इन्होंने नमक जैसी इसेंशियल आइटम, छोटी सी चीज़, बुनियादी चीज़ पे भी टैक्स लगा रखा है। तो खैर ये तो गांधी जी ने एक लेटर दिया था और अल्टीमेटम दिया था 11 मार्च 1930 का, लेकिन इरविन के कान में जू नहीं रहेंगे, उसने कोई भी फैसला इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आप फैसला नहीं सुनाओगे तो मैं सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दूंगा, और आप जानते हैं कि उन्होंने सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है, और ये जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत कहा जाता है। आपको एक बात समझना होगा कि सिविल डिसोबीडियंस, सॉल्ट मार्च अलग अलग चीज़ें हैं। सब सॉल्ट मार्च असल में सिविल डिसोबीडियंस का बिगिनिंग है, शुरुआत है, प्रारंभिक बिंदु है। उसके बाद फिर सिविल डिसोबीडियंस और भी इलाके में फैलेगा, उसमें और भी एक्टिविटीज़ है, लेकिन सॉल्ट मार्च इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि बिल्कुल सिविलिटी से, विनय पूर्वक हम लोग सरकार की आज्ञा को अवहेलना करेंगे, यानी उनकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। अब नॉन कॉपरेशन से कैसे डिफरेंट, नॉन कॉपरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, कॉपरेट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कानून को तोड़ेंगे जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया। तो गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की घोषणा की और साबरमती आश्रम को, अपने एरिया को, जहाँ वो निवास करते थे उस एरिया में, उस जगह पे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया। गांधी जी थे और उनके साथ साथ 78 लोग ऐसे थे, जैसे मौलाना आज़ाद हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सरोजनी नायडू हुए, कुछ उनके सहयोगी जो उनके बहुत बड़े फॉलोअर, अनुयायी थे और भारत के कह लीजिए कि फ्रीडम फाइटर्स लोग थे। उसमें 78 लोग, 78 लोग जमा हुए। और बहुत बड़ी बात है कि 78 लोग भी जमा हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस तय करना था। यहाँ से जाना था डांडी, जिसका डिस्टेंस था 240 माइल, जो कि लगभग 360 किलोमीटर के इक्वल आएगा, और इस डिस्टेंस को कवर करने में इनको लगा 24 डेज। और इस रास्ते को इन्होंने ऑन फुट, यानी कि ये लोग पैदल जा रहे थे। कारण क्या था पैदल जाने का, कि पैदल अगर जाएंगे, और गांधी जी एक बड़ी हस्ती, जब वो पैदल सफ़र करेंगे, इतना लंबा सफ़र करेंगे, तो ये पक्का मुमकिन है कि बहुत सारे लोग रास्ते में आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या मकसद है। तो गांधी जी को एक बेहतर मौका मिलेगा अपनी बात को समझाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मूवमेंट में जोड़ने का, और इसका फ़ायदा भी देखने को मिला। जब गांधी जी यहाँ से डांडी पहुँचते, हालांकि साबरमती आश्रम और डांडी दोनों गुजरात में, तो जब डांडी पहुँचते तो डांडी जाने का कारण ये था कि डांडी एक कोस्टल एरिया था जहाँ पे आप नमक बना सकते हैं। तो जब यहाँ पे पहुँचे, साथ में गए थे तो 78 लोग थे, चूँकि पैदल गए थे और बहुत सारे लोगों को साथ में धीरे धीरे जोड़ते गए थे, तो यहाँ 5 लाख से ऊपर लोग पहुँच गए, जो कि बहुत बड़ा एक तरह का चमत्कार आप कह सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने नमक वगैरह मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट को, और इसके बाद एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका जो डेट था वो 6 अप्रैल 1930, जिस दिन ये नमक आपका कह लीजिए कि बनाया गया। उसके बाद आगे होता है कि ये धीरे धीरे ये बात पूरे दूसरे देश के अलग अलग हिस्से में आग की तरफ फैल गई कि गांधी जी ने नमक आंदोलन किया। तो हज़ारों लोगों ने फिर जो है नमक कानून को तोड़ा और उन्होंने नमक जो है बनाना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने सॉल्ट फैक्ट्री के सामने प्रोटेस्ट किया। फिर फॉरेन क्लॉथ, जो कि पिछली वर्ष नॉन कॉपरेशन में बाइकाट किया जा रहा था, इसको भी बाइकाट किया गया। फिर जंगल के जो बहुत सारे कानून बनाए गए थे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा लूरी सीताराम राजू के केस में ट्राइबल किसान थे, तो उनके साथ भी फॉरेस्ट लॉ, यानी कि जंगल कुछ कानून था, यानी एंट्री नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ कानून था। उन सारे लॉज को वायलेट किया उन्होंने, उसको
पूरी तरह से अवहेलना किया, उसको नहीं माना, क्योंकि इसका पूरा पर्पस ही था सिविल डिसोबीडियंस के कानून को नहीं मानना। और बिहार में भी कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे चंपारण हुए, छपरा हुए, ये सब जगह पे तो हमारे यहाँ तो कोई सी तो है नहीं कि हम लोग समुद्र से आप कह लीजिए कि नमक बना सकते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी कुछ ऐसी होती है जिसमें नमक पाया, तो उन मिट्टियों से ही नमक बना के सभी ने अवज्ञा आंदोलन में शिरकत किया गया था, शामिल किया गया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जानने लायक। आगे बात करते हैं कि जब ऐसा कुछ होगा तो सरकार तो चुप नहीं बैठेगी। तो सरकार यानी ब्रिटिश राज, उनकी क्या नीतियाँ थी, क्या रिएक्शन था। सबसे पहला काम उन्होंने खोजना शुरू किया कि इसमें कौन कौन से मेन लीडर्स हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया। जैसा आप लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इनको सीमांत गांधी हिंदी में कहेंगे और फ्रंटियर गांधी कहेंगे। इन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसे रेड शर्ट या लाल कुर्ती, या इसी को एक और नाम था खुदाई खिदमत गुजार, जिससे रेड हम लोग सर्वेंट्स ऑफ द गॉड भी कहते हैं इन इंग्लिश। ये खान अब्दुल गफ्फार खान बिल्कुल नॉन वायलेंस पे यकीन करते थे, अहिंसा के पुजारी थे और एक गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। तो इनको भी अरेस्ट जब कर लिया गया तो इसके लिए पेशावर में इनके फॉलोअर्स यानी रेड शर्ट के वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट में पुलिस ने गोली चलाया, और उस गोली चलाने के दौरान बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ, बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया इसमें। और इसको दूसरा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। और ये जगह जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था पेशावर में आज भी मौजूद है, उस जगह को कहानी बाजार कहते हैं। और ये पूरी घटना को किस्सा कहानी बाजार कहते हैं, क्योंकि वो जो घटना को इंग्लिश में किस्सा कहते हैं, सॉरी उर्दू में किस्सा कहते हैं, और कहानी बाजार दैट वाज द नेम ऑफ द प्लेस। तो आगे बात करते हैं कि दूसरे लीडर जो कि सबसे महत्वपूर्ण लीडर थे गांधी जी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आगे बढ़ाने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए इनको गिरफ्तार किया गया। तो इसके विरोध में एक जगह थे शोलापुर के लोग फिर जो है आग का शोला एक तरह का बन गए, और उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो वहाँ पे जो फैक्ट्री में जो लोग काम करने वाले लोग हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए, हिंसक हो गए, और उन्होंने अंग्रेज़ों के पुलिस स्टेशन हो या फिर पोस्ट ऑफिस है, इस सारी बहुत सारी जगहों पे वो अटैक करने लगे। उसके बाद तीसरा कहानी ये है कि इसमें कुछ पीसफुल सत्याग्रही थे जो बिल्कुल ही शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, इसमें वो कोई हिंसा वगैरह का ये इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वैसे लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और इसमें अंग्रेज़ों की क्रूरता की अब हद देखिए कि इन्होंने बच्चों, महिलाओं, किसी को नहीं छोड़ा, इन लोगों को भी पीटा और मारा और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब इतना सारा कुछ होने के बाद गांधी जी ने सोचा कि इस सिचुएशन में सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप समझौता साइन कर ले अंग्रेज़ों के साथ, जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब ये गांधी इरविन समझौता जो साइन किया गया, ये 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था। सो गांधी इरविन पैक्ट इसलिए कहते हैं कि उसमें एक तरफ गांधी जी से, दूसरी तरफ इरविन था। अब पैक्ट समझौते में कुछ ना कुछ डिमांड्स ज़रूर रखी जाएगी। आइए जानते हैं कि क्या डिमांड रखा गया था। क्या बहुत सारे इंटरेस्टिंग डिमांड्स रखे गए होंगे। तो गांधी जी का डिमांड ये था कि आप जितने भी प्रिजनर जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको रिलीज़ कर दीजिए, उनको छोड़ दिया जाए। और इरविन कह रहे थे कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि सेकंड वाले हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो गांधी जी का जो डिमांड था कि पॉलिटिकल प्रिजनर को छोड़ दीजिए, इस पे इरविन ने सहमति जाहिर की, लेकिन कहा कि सिर्फ मैं उन लोगों को छोड़ूंगा जो लोग हिंसा में शामिल नहीं हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हेल्ड किया था, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है और तीनों लंदन में हुआ। पहला 1930 में हुआ है फर्स्ट वाला, सेकेंड 31 में हुआ है और थर्ड वाला 1932 में, एक साल के गैप पे हुआ। तो कांग्रेस ने पहले वाले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना थर्ड वाले में। सेकंड वाले में गांधी जी को, जो कि गांधी इरविन पैक्ट की जो शर्तें थी उसमें एक बात कही गई थी कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए, जिसमें टॉप टेबल राउंड हुआ करता था, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते थे, जिसमें कि भारत के लोग कुछ कह लीजिए कि भारत के कुछ राजा, प्रिंसली स्टेट्स के कुछ लोग होते थे और नेता लोग होते थे, और उधर अंग्रेज़ अधिकारी होते, तो आपस में भारत के भविष्य के लिए, भारत के बारे में ये लोग कुछ चर्चा करते थे। इसको हिंदी में हम लोग गोल मेज सम्मेलन भी कहते हैं। अब आगे हुआ कि गांधी जी अब जो वहाँ जाते हैं तो मीटिंग्स होता है, जो बहस होती है, गांधी जी का कहना था हमको स्वराज दिया जाए, वो सारी मीटिंग्स जो बहस होती है, जो मुद्दे होते हैं, जो बातचीत होती है, वो फेल हो जाती है। और बातचीत फेल होने के बाद गांधी जी जब भारत लौटते तो वो देखते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान हो या जवाहरलाल नेहरू हो, ऐसे नेताओं को अरेस्ट कर दिया गया, लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया। कांग्रेस को एक इलीगल संस्था बना दिया गया, इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि इट हैज़ बीन डिक्लेयर इलीगल।
इसके बाद अगर कहा जाए कि गांधी जी इस बात से पूरी तरह से निराश हो गए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को दोबारा लॉन्च करने का निर्णय लिया और इसको 1932 में दोबारा लॉन्च किया गया, जो कि इस बार उतना ज़्यादा मोमेंटम इसमें नहीं आया और 2 साल के अंदर में उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1934 में। तो दूसरी बार का जो आंदोलन था इसमें ज़्यादा लोगों ने शिरकत नहीं किया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, गांधी जी ने उसको सॉल्ट मार्च को आगे बढ़ाया था और उसके बाद फिर उसमें बहुत तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट करना शामिल हुए। फिर उसके रिएक्शन में अंग्रेज़ों को तो कुछ करना ज़रूरी था, तो उन्होंने गांधी जी को हुए और सरदार आप कह लीजिए बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को, और बहुत सारे सत्याग्रही जो पीसफुली भी कर रहे थे, तो बच्चे हो औरतें हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो ऐसे हिंसात्मक माहौल में गांधी जी ने जो है एक इरविन के साथ समझौता साइन किया और उसमें कंडीशन ये थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना। तो गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लंदन जाने का मौका मिला और उन्होंने इनकार नहीं किया, वो गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उसमें जो भी शर्तें जो उनको होनी चाहिए जो उन्होंने रखी थी उसको माना नहीं गया, तो वो बिल्कुल मायूसी से वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं। जब आए यहाँ तो यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को फिर से जवाहरलाल नेहरू और गफ्फार खान साहब लोगों को जेल में डाल दिया गया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस बात पे गांधी जी डिसअपॉइंट होकर दोबारा से फिर से सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करते हैं, जो कि 32 में लॉन्च करते हैं, 2 साल तक वो चलेगा। लेकिन इस बार उतने मोमेंटम से, उतने एक्साइटमेंट के साथ, इंथुजियाज़म के साथ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि जो पूरा सिविल डिसोबीडियंस चला है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, दोनों में किस तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस वीडियो हम लोग केवल उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था बड़े लेवल पे, और कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा होगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स है, कुछ नॉन पार्टिसिपेंट्स है, लेकिन हम दोनों को उसी के अंदर में कैटेगराइज करेंगे और हम एक दूसरे के साथ समझते हैं। उन लोगों को कुछ ग्रुप्स में बांट दिया गया है। पहले जो ग्रुप्स में लोग हैं वो रिच फार्मर्स हैं। रिच फार्मर्स मतलब ऐसे फार्मर जिनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अमीर है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यूपी के जाट समुदाय है और गुजरात में से पाटीदार है। गुजरात में पाटीदार जिनका टाइटल जनरली जो है पटेल टाइटल आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हार्दिक पटेल एक जो नेता थे गुजरात के और अभी भी है। और डिमांड्स इनका क्या था, आखिर इस आंदोलन में शामिल होने के पीछे का कारण क्या था, रीज़न क्या था। तो इनका डिमांड था कि हमसे जो रेवेन्यू लिया जा रहा है, हमसे जो किसान हम लोग हैं और हम पे जो खेती पे, ज़मीन पे जो लगान लिया जा रहा है, जो टैक्स लिया जा रहा है, इसमें कुछ कमी की जाए। अब अचानक से एक कमी का डिमांड क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस ज़माने में इकोनॉमिक डिप्रेशन आई हुई थी, आर्थिक मंदी थी और उसके कारण फसलों का दाम जो गिर गया था, जिसके कारण इनका जो इनकम वो घट गया था। तो दैट इज़ वाई दे वर डिमांडिंग द रिडक्शन इन रेवेन्यू। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे डिनाई करती है। तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ में वो लोग जो अमीर किसान ही के ग्रुप में रहते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट करने से इनकार करते हैं, तो उसको ये लोग ज़बरदस्ती जोड़ देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं अपने ग्रुप में। अब सेकेंड फेज यानी कि दूसरी जो बार जो गांधी जी जब लंदन से वापस होकर जब लॉन्च करेंगे इस आंदोलन को, उस ज़माने में फिर क्या होगा। तो इस ज़माने में ये लोग पार्टिसिपेट करने से इनकार कर देते हैं, नॉट पार्टिसिपेटेड। क्यों? क्योंकि इनका जो डिमांड्स क्या था कि रेवेन्यू का रेट जो है रिडक्शन इसमें कर दिया जाए, रेवेन्यू का अमाउंट में रिडक्शन कर दिया जाए, जो कि इस एग्रीमेंट में फुलफिल नहीं किया गया। कौन से एग्रीमेंट में? गांधी इरविन पैक्ट में इस बात को माना ही नहीं गया, इस पर कोई बात ही नहीं की गई, जिसके कारण इन्होंने दोबारा से शामिल होने से इनकार कर दिया। और एकदम बिल्कुल नेचुरल वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज वगैरह में भी आंदोलन होता है। तो मान लीजिए आप एक MBA ग्रुप से है और आपके कॉलेज के जो प्रेसिडेंट हो आपके सामने आते हैं कि आप भी इस आंदोलन में जुड़िए, तो आपने कहा कि हमारा भी एक डिमांड है वाईफाई वगैरह लगा दिया जाए, और आप उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है वो प्रिंसिपल साहब के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और उसमें आपकी जो डिमांड्स है वाईफाई वाले उसको पूरी नहीं करते। और कुछ दिन के बाद फिर से कोई प्रेसिडेंट कोई नया मूवमेंट लॉन्च करेंगे और आपको बुलाएंगे, तो पक्का चांस है कि आप उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछली बार आपका बात को पास नहीं किया गया था, आपकी बात को माना नहीं गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पुअर फार्मर्स। जो रिच फार्मर्स की जस्ट उल्टा कहानी पुअर फार्मर्स। रिच फार्मर्स को प्रॉब्लम था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जबकि पुअर फार्मर्स को प्रॉब्लम था कि इन लोगों को टेनेंट लोग थे। टेनेंट मतलब उन लोगों को कहते हैं जो खुद की खेती नहीं करते खुद की ज़मीन पे, बल्कि वो ऐसी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं जो कि किसी और की है। जैसे कि लार्ज फार्मर्स की ज़मीन उस पर खेती कर रहे थे, इनको क्या करना पड़ता था? रेंट देना पड़ रहा था।
इनका भी कहना है कि इकोनॉमिक जब डिप्रेशन आएगा तो हमारे पास भी तो मनी नहीं है, इनकम कम है, तो हम जो है कहाँ से पे कर पाएंगे रेंट, तो हमारा रेंट कम कर दिया जाए। तो दे वर डिमांडिंग द रिडक्शन इन द रेंट। तो वो लोग कौन सा कैंपेन चला रहे थे? नो रेंट कैंपेन, यानी कि रेंट को ख़त्म कर दिया जाए, रेंट दिया ही नहीं जाएगा हमारे द्वारा। अब ये लड़ाई किसके खिलाफ थी? तो बड़े किसान, लार्ज फार्मर्स, यानी यही रिच फार्मर्स के खिलाफ लड़ाई थी। तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, इंक्लूड किया कि नहीं किया? तो कांग्रेस ने इनको इंक्लूड ही नहीं किया। कारण क्या था? कारण ये था कि कांग्रेस अगर इंक्लूड करेगी इनको तो अमीर किसान चले जाएंगे, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जुड़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अमीर किसान जुड़े हुए अपने मकसद के लिए, और अगर गरीब किसान को आप जोड़ते तो गरीब किसान है कि इनके खिलाफ? अमीर किसानों के खिलाफ। तो इसलिए गांधी जी ने, कांग्रेस ने इनको भाव नहीं दिया, इनको बिलाया नहीं। अब आगे हुआ ये कि ये लोगों ने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। आप बोलिएगा ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कौन लोग हैं? सोशलिस्ट कम्युनिस्ट लोग वैसे ही लोग थे जो वर्कर्स हो गए या फिर गरीब किसान हैं उनके लिए लड़ते हैं। तो ये लोगों ने उन मूवमेंट को ज्वाइन किया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तीसरे बहुत ही आगे वाले ग्रुप, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आता है कि हाउ डिड बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट एंड व्हाई डिड दे पार्टिसिपेट, व्हाट वाज द रीज़न। तो इसका समझने अब बिजनेस क्लास की जगह पे कई बार वर्ड एग्जाम में इंडस्ट्रियल क्लास भी लिखा रहेगा, कई बार बिजनेसमैन भी रह सकते हैं, कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहेंगे। तो इंडस्ट्रियल क्लास हो या बिजनेस क्लास हो या फिर बिजनेसमैन हो, बात करते हैं ये बिजनेस क्लास का क्या कहानी था, इनका डिमांड्स क्या था। ऐसा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो बाहर वाले वर्ल्ड में उस टाइम पे इंडिया में कुछ इंपोर्ट हो नहीं रहा था, बल्कि इंडिया से भी बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था। बहुत सारे हथियार से रिलेटेड चीज़ बन रही थी, और जैसे कि आर्मी का यूनिफॉर्म हुआ, बैग हुआ, सारा चीज़ बन रहा था। तो उस ज़माने में इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो बहुत पैसा कमा रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लगानी शुरू कर दी जिससे इनका बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शन लगने लगा। तो इनका डिमांड्स और भी था कि फॉरेन इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इनका डिमांड ये था कि रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए, साथ साथ में जो फॉरेन इंपोर्ट्स है उसको कम किया जाए, उससे हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ये तभी हो पाएगा जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान से अपना मनहूस चेहरा लेके चले जाएंगे। तो जब तक वो यहाँ हैं तब तक ये बात बड़ा मुश्किल है। आगे होता क्या है कि इनके लीडर्स कोई ना कोई तो होंगे। एक हैं GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, दूसरे थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ये दो नेता सबसे फेमस नेता थे इन लोगों के। इन्होंने कुछ संस्थाएं भी बनाई इस मकसद को, इस उद्देश्य को कामयाब करने के लिए। इसमें एक है FICCI, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कब? तो 1927 में। अब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस आंदोलन में, तो इसको तरीका क्या होगा? चूँकि ये बिजनेस क्लास वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो इन्होंने इस आंदोलन में जो पैसे की ज़रूरत थी उसको फुलफ़िल किया, यानी इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प किया। साथ साथ ये चूँकि फॉरेन इंपोर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं तो ये ख़ुद भी जो है फॉरेन गुड्स को नहीं ख़रीदेंगे, तो ना खुद ख़रीदते थे और ना ही ये लोग इम्पोर्टेड गुड्स को ना ख़रीदते थे और ना ही बेचते थे, यानी क्रय और विक्रय से उन्होंने पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। फिर सेकंड फेज की अगर बात की जाए तो इस सिविल डिसोबीडियंस का जब सेकंड फेज जब चलेगा तो क्या इसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं? तो असल में ये लोग सिविल डिसोबीडियंस में सेकंड फेज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कारण क्या है? पहला कारण इनको लग रहा था कि वायलेंस हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, और आप जानते हैं कि हिंसा जब होगा तो इनका बिजनेस ठप हो जाएगा। और आप इंग्लिश में कोट सुना होगा कि नो बिजनेसमैन लाइक्स टू वार अनलेस दे आर इन द बिजनेस ऑफ वार, यानी कि कोई भी बिजनेसमैन युद्ध को पसंद नहीं करता जब तक कि वो खुद युद्ध के व्यवसाय या बिजनेस में हो। इसका मतलब अगर वो हथियार वगैरह बना रहा है या हथियार से रिलेटेड चीज़ बना रहा है तो उसको वार बहुत पसंद होगा। लेकिन चूंकि ये लोग इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे थे तो वायलेंस से ये लोग डर रहे थे कि अगर वायलेंस हुआ तो हमारा बिजनेस फिर ठप हो जाए, क्योंकि फिर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ठप हो जाता है, तो गुड्स या मटेरियल आप एक जगह दूसरी जगह पहुँचाइए कैसे। दूसरा कहानी था ये कि इसमें जो कांग्रेस के जो यंगर मेंबर्स थे, जैसे कि गांधी नेहरू जी हुए, आपके सुभाष चंद्र बोस हुए, इन लोगों के अंदर जो है सोशलिज्म की विचारधारा जो कि फैल रही थी, सोशलिज्म की विचारधारा जो है ग्रो कर रही थी, इस तरह का जो आइडियाज़ है। और सोशलिज्म मानने वाले लोग जो है वो वर्कर्स के फेवर में ज़्यादा जाएंगे, ना कि ये लोग फेवर में जाएंगे बिजनेसमैन के। तो इन दो कारणों की वजह से बिजनेस क्लास ने सेकंड टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रिच फार्मर्स ने भी सेकंड टाइम पार्टिसिपेट नहीं किया था, और पुअर फार्मर्स को तो खैर पार्टिसिपेशन लिया ही नहीं गया था। ठीक इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह रिच फार्मर्स पार्टिसिपेट करते हैं, पुअर फार्मर्स नहीं करते, क्योंकि ये जो है इनके खिलाफ थे, रिच फार्मर्स के।
बिजनेस क्लास पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर की, जो पार्टिसिपेट नहीं कर, कांग्रेस उनको नहीं जोड़ेगी क्योंकि वो लोग असल में बिजनेस क्लास के लोगों के खिलाफ ही लड़ेगी। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में। तो आइए इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में बात करते हैं। ये लोग फैक्ट्री वर्कर्स भी थे और इंडस्ट्रियल वर्कर और फैक्ट्री वर्कर्स एक ही हुए। कांग्रेस ने इनको फिर से नहीं जोड़ा, जिस तरह उन्होंने पुअर फार्मर्स को नहीं जोड़ा था, सेम उसी तरह ये लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी फैक्ट्री वर्कर्स को नहीं जोड़ते। कारण क्या, इनको लगता है कि अगर इनके डिमांड्स को हम अपने में इंक्लूड करेंगे तो जो एंटी ब्रिटिश फोर्सेज है, यानी कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो हमने एक फोर्सेज बनाया हुआ है, वो लोग जो है उसमें एक डिवीज़न, एक बंटवारा आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेसमैन लोग हैं, अगर बिजनेसमैन लोगों को हम जोड़ रहे हैं और साथ साथ में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी जोड़ रहे हैं, तो पॉसिबल ऐसा है नहीं, दोनों में से किसी एक को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स असल में बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ हैं। तो अब अगर आप एक रूम में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बुलाइएगा तो एक दरवाजे से इंडस्ट्रियल वर्कर आएंगे या दूसरे दरवाजे से बिजनेस क्लास वाले चले जाएंगे। तो आपको किसी एक ही को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल वर्कर असल में बिजनेस क्लास के खिलाफ थे। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो डिमांड्स था, फैक्ट्री वर्कर्स का जो भी प्रॉब्लम था, इसको सॉर्ट आउट नहीं किया, इसको जोड़ा ही नहीं, क्योंकि इनको लगा ऐसा जोड़ने से एंटी ब्रिटिश फोर्सेज में एक डिवीज़न तरीके का कुछ डिवीज़न पैदा होगा। आगे बात करते हैं कि कुछ इसमें एक्सेप्शन होता है, हर एक रूल का एक्सेप्शन होता है। तो ठीक इसी तरह कुछ एक्सेप्शन है। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, वहाँ के कुछ टीन माइंस के वर्कर्स थे। टीन माइन मतलब टीने का जो खान होता है, उसके कुछ वर्कर्स लोग थे। इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था, समस्या क्या था, इनकी परेशानी थी कि इनको जो सैलरी था, जो वेजेस था, वो बहुत ही कम मिल रहा था। साथ साथ में यहाँ पे रहने खाने का जो कंडीशन था वो बहुत बेहतर नहीं था, पुअर वर्किंग कंडीशन था। तो इसलिए उन्होंने गांधी कैप्स पहना, जो कि उस ज़माने में सिंबल माना जाता है कि किसी भी आंदोलन में जो गांधी जी से जुड़े हुए आंदोलन है उसमें लोग गांधी कैप पहनते हैं। जैसे अभी आपको याद होगा अन्ना हज़ारे ने एक आंदोलन किया था आज से कुछ बहुत साल पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के करप्शन के खिलाफ, तो वहाँ पे भी गांधी कैप्स लोगों ने पहनना शुरू किया था। तो इसके साथ साथ इन्होंने रैलीज जो थी और बायकाट कैंपेन से इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। तो एक एक्सेप्शन है, एज ए होल आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पार्टिसिपेशन उनका नहीं था। आगे हम लोग बात करते हैं वीमेन के बारे में। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वीमेन के बारे में कि इनका लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन था, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें महिलाओं ने अपनी हिस्सेदारी उसमें दी थी, लेकिन इस आंदोलन में बड़े स्तर पे, लार्ज स्केल पे महिला लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। इसमें और बच्चे हैं, बूढ़े, मतलब कि ऐसी भी औरतें हैं जो उनके गोद में बच्चे हैं, फिर भी वो इस आंदोलन में शामिल हो रहे, गांधी जी की बातें सुनने के लिए आ रही है। इसमें अगर अब वीमेन को क्लासीफाई किया है तो अर्बन से और रूरल एरिया से, दोनों जगह से वीमेंस पार्टिसिपेट करती है। यानी जो शहरी इलाके हैं वहाँ से अपर कास्ट फैमिलीज़ की जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, और जो ग्रामीण इलाके हैं यानी गांव है वहाँ से अमीर किसान के परिवार की जो महिलाएं हैं, उनकी बेटी पत्नियां जो हैं और माएँ, वो पार्टिसिपेट करती हैं। इनका पार्टिसिपेशन का मोड क्या रहता है, आखिर ये लोग करते क्या है इसमें? ये लोग इसमें नमक बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, साथ साथ में जो प्रोटेस्ट मार्चेज़ हो रहा है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें ये लोग शामिल होते हैं। अगर आगे बात की जाए कि शराब की जो दुकानें हैं, लिकर शॉप्स है, इसमें ये लोग घेराव करते हैं, उसको बंद करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा बिहार में भी शराबबंदी लागू कर दी गई है। आर्टिकल 47 जो है DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसको लागू किया गया। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे लिकर शॉप को पिकेट किया गया था, उसको बैन किया गया था, बैन करने की कोशिश किया गया। किसके द्वारा किया गया था? या महिलाओं के द्वारा। आगे इसमें से बहुत सारी ऐसी वीमेन थी जो जिनको जेल भी जाना पड़ा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सिविल डिसोबीडियंस में कई लाख 1 लाख सत्याग्रहियों को जेल में जाना पड़ा, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, इंक्लूडेड थी। आखिर इसमें पार्टिसिपेट करने का इतने बड़े स्केल पे क्या कारण था? आखिर नॉन कॉपरेशन में नहीं थी, इसमें हो रही था, आखिर कारण क्या था? इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस चीज़ को अपना एक सेक्रेड ड्यूटी यानी पवित्र कर्तव्य समझ रही थी। सर्व द नेशन का कहना था कि सिर्फ पुरुष ही क्यों लड़े इस आंदोलन में, साथ साथ हमारा भी एक रोल बनता है कि हम भी गांधी जी का और जो पुरुष नेता उनका सहयोग करें और इस आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, उसमें हम लोग भी कॉपरेट करें। आगे बात करते हैं कि क्या इनको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कांग्रेस के अंदर में दी गई थी या नहीं दी गई थी? असल में इनको कोई भी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं दी गई। दे वर नॉट गिवन एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द कांग्रेस। रीज़न क्या था इसका? द रीज़न वॉज वेरी सिंपल। गांधी जी
के बारे में आप कह सकते हैं गांधी जी इस का महिलाओं के प्रति ये विचार था, विमेंस के प्रति, कि देयर मेन ड्यूटी वाज टू लुक आफ्टर होम्स, घर के देखभाल करें और अपनी अच्छी माँ और अच्छी पत्नियों का रोल करें। उनको बाहर यानी पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। गांधी जी इस चीज़ को सही नहीं मानते थे, इसी के कारण उनको कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दी नहीं गई थी। इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इससे ऐसे आ सकता है कि वीमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, हाउ डिड दे पार्टिसिपेट, तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हैं। क्यों पार्टिसिपेट किया, तो उसका आंसर ये होगा। और कांग्रेस के अंदर में कोई भी अथॉरिटी या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी यानी कोई पावरफुल पोस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उसका कारण क्या है कि वो गांधी जी ऐसा समझ रहे थे कि घर का काम करे, अच्छी माँ और अच्छी पत्नियों का रोल। इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब हुआ कि वह इसमें हम लोग उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिल्कुल ना के बराबर पार्टिसिपेट किया, यानी बिल्कुल ना के बराबर पार्टिसिपेट, उसमें पार्टिसिपेशन इनका बहुत ही मिनिमम है। और इसके पीछे का कारण क्या है? अब इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इनको देश से नफरत है या ये देशद्रोही है, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि इसमें इनकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो विचारधारा, जो पूरा पर्पस है, इसके वो कुछ खिलाफ है। इनका अपना खुद का कुछ इशू है जिसके कारण ये पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आइए उन इश्यूज़ को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले ग्रुप ऑफ पीपल है वो दलित है। आप जानते हैं कि भारत में जो हिंदू समाज है उसको 4 भाग में वो वर्ण सिस्टम में बटा हुआ है, इसको वर्ण पद्धति भी कहते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। और ये चारों कैटेगरीज में जो लोग आते हैं उनको सवर्ण कहते हैं, और इन जो चारों में नहीं आते उनको अवर्ण या उसी को दलित कहा जाता है। और इस वर्ड के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही जाने पहचाने एक समाज सुधारक गुजरे हैं, पुणे में उनका जन्म हुआ था, ज्योतिबा फूले, जिनको इस बात के लिए भी जाना जाता है कि उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भारत का सबसे पहले लड़कियों का एक स्कूल बनाया था। पहली लेडी थी वो जिनके द्वारा भारत में पहला स्कूल लड़कियों के लिए बनाया गया था, और वो सावित्रीबाई फुले थी और साथ में उनकी एक दोस्त थी फातिमा शेख। उन दोनों के द्वारा भारत में सबसे पहला स्कूल बनाया गया। खैर हम लोग बात करते हैं कि दलित का मतलब, दलित शब्द का मतलब ही होता है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मतलब कि जो सताया हुआ है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है शुरुआत में दलित्स को इंक्लूड नहीं कर रही थी, ना ही उनके डिमांड्स को जोड़ रही थी। कारण क्या था? उनको लग रहा था कि इससे जो है अपर कास्ट हिंदूज जो है, यानी हिंदू समाज में जो अपर कास्ट ऊंची जाति के जो लोग हैं और वो ऑफेंड हो जाएंगे। ऑफेंड मतलब वो नाराज हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि जो है हमारी जगह पे इनकी डिमांड्स को अब क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो शुरुआत में कांग्रेस ने उनको अपने मूवमेंट में, आंदोलन में जोड़ने का प्रयास जो करना चाहिए वो नहीं किया। लेकिन बाद में गांधी जी और कांग्रेस को ऐसा लगने लगा कि आप आज़ादी की पूरी लड़ाई अधूरी रह जाएगी जब तक कि अनटचेबिलिटी, जो कि बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको जब तक दूर नहीं किया जाए तब तक आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। तो गांधी जी ने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिया। इन्होंने हरिजन्स यानी कि जो अब दलित थे इनको एक नया नाम दिया, उसको कहा गया हरिजन। अब हरि मतलब होता है ईश्वर, गॉड, और जन मतलब होता है लोग। तो इसका पूरा मतलब हुआ पीपल ऑफ गॉड। ये नाम दिया गया गांधी जी के द्वारा, जो कि कह लीजिए कि पहले बेहतर नामकरण किया गया दलित लोगों का, जिसको हरिजन कहा जाता है और आज भी हरिजन्स कहा जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने एक सत्याग्रह किया। इस बार सत्याग्रह का पर्पस आज अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं है, बल्कि भारत के अंदर बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं उनसे आज़ादी। जैसे कि उन लोगों को मंदिर में एंट्री, टेंपल में एंट्री नहीं दिया जाता था, तो उनकी मंदिर में जो एंट्री है उसको सिक्योर कराने के लिए फिर जो पब्लिक वेल्स है यानी कुआं है, जो सार्वजनिक कुआं है जिसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर दलित्स की भी एंट्री कराई जाए, जो कि पहले संभव नहीं था। फिर रोड्स है, स्कूल्स है, कॉलेज है, ये सारा चीज़ पॉसिबल कराया जाए। आप जानते हो भीमराव अम्बेडकर वो भी स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको क्लास के अंदर बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो क्लास के बाहर बैठा करते थे और वहाँ से शिक्षा वगैरह ग्रहण करते थे अपने शुरुआती दौर में। गांधी जी ने इसके साथ साथ एक और काम किया कि जिसमें वो टॉयलेट को भी खुद साफ करते थे। और आपने गांधी मूवी देखी हुई तो उसमें आपने देखा हो कि वो अपने पत्नी को भी इसके लिए कन्विंस करते हैं। शुरू में वो तैयार नहीं होती, लेकिन बाद में वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है कि
भंगीज जो है, जो कि अब लोअर कास्ट में नहीं दलित्स में ही आते, उनका ये काम होता, तो उनके काम को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए वो खुद भी टॉयलेट को, वॉशरूम को साफ कर रहे थे। अब ये सारा चीज़ गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि अब तो कांग्रेस से दलित नेताओं को जुड़ जाना चाहिए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च होगा तो वो लोग जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि जो इन लोगों का जो मामला था, ये लोग डिमांड जो कर रहे थे सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का, वो अलग सॉल्यूशन था। उसको कह सकते हैं वो लोग पॉलिटिकल सॉल्यूशन का डिमांड कर रहे थे, और गांधी जी कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन ना देके सामाजिक कुरीतियां कह रहे थे। जैसे भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि गांधी जी महात्मा है, मैं मानता हूँ, इससे पहले भी बहुत सारे महात्मा लोग आए और उन्होंने हमारी जो है सिस्टम को, जाति प्रथा को और जो कह लीजिए अस्पृश्यता, छूत को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हो पाए। अगर गांधी जी कल को चले जाएंगे दुनिया से, फिर आगे जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसका हमको परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो हमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन ही होगा। तो कांग्रेस जो दलित लीडर्स से ये सारी चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के तौर जोर देते हैं। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कोई सॉल्यूशन। वो क्या होता है? सबसे पहली चीज़ कि हमको रिजर्वेशन दिया जाए। किस में रिजर्वेशन दिया है? लेजिस्लेचर में भी और एजुकेशन में भी। हमें जो है असेंबली में, चाहे वो सेंट्रल असेंबली हो या स्टेट असेंबली है, वहाँ पर हमारे लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जाए। तो कल को कोई भी नेता आएगा तो अगर हमारे ही कम्युनिटी का होगा तो हमारे समस्याओं को अच्छे से समझेगा और उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने तरफ से कुछ कोशिश करेगा। तो ये मसला था, ये सोच था, पॉलिटिकल सॉल्यूशन इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था। दूसरा था सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? इसी को हिंदी में पृथक निर्वाचन भी कहते हैं। एक जनरल इलेक्शन होता है। जनरल इलेक्शन होता है ये कि कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, और उनको वोट देने वाले लोग, हर कोई उनको वोट डाल सकता है, हर जाति और धर्म के लोग उनको वोट डाल सकते हैं। उसको कहते थे जनरल इलेक्शन, जिसको जनरल इलेक्शन कहते थे। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का डिमांड था सेपरेट इलेक्शन का। सेपरेट इलेक्शन या सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि हर एक कम्युनिटी के लिए अलग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो दलित है, अगर सेपरेट इलेक्टेड को फॉलो किया जाएगा तो इसमें होता ही है कि नेता दलित खड़े होंगे और इनको वोट देने वाले लोग भी दलित ही होंगे। इसको सेपरेट इलेक्टेड कहते हैं। यानी अगर मुस्लिम्स के लिए ये चीज़ किया जाए तो उसमें नेता मुस्लिम होंगे और उनको वोट देने वाले लोग भी जो है केवल मुस्लिम होंगे। ये सेपरेट इलेक्टेड्स की डिमांड रखी गई थी और एक डिमांड रिजर्वेशन की। अब आगे भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनका जन्म 24 अप्रैल को हुआ था और वो भारत के बहुत ही बड़े, आप कह लीजिए, नेता माने जाते हैं दलितों के, और भारत के बहुत बड़े नेता। उनको आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन बचपन में वो जिस तरह की परिस्थितियों से उनका सामना पड़ा, जिस तरह से लाइफ सिचुएशन से सामना पड़ा, उसमें बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन और अत्याचार उनके साथ हुआ। अब वो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक पार्टिकुलर कास्ट में जन्मे थे, महार कास्ट में, तो वो दलित कैटेगरी में आते थे। उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पानी के लिए भी बहुत मुश्किल होता था। पानी वो चुल्लू से, मतलब इस तरह पिया करते थे, और वो पानी भी केवल और केवल स्कूल का प्यून दिया करता था। आप सोच सकते हैं कि कई बच्चों के कॉलेज में 1 साल रैगिंग होती है, और अम्बेडकर जी की पूरी ज़िंदगी भर रैगिंग हो रही, दलितों की ज़िंदगी भर रैगिंग हो रही, और विच वॉज, यू कैन से, एक तरह का इनह्यूमन काम हो रहा था इन लोगों के साथ। तो ये बचपन से ये सारी चीज़ें फेस की। जब ये जॉब कर रहे थे तो इनका जो प्यून है, इनको फाइल हाथ में नहीं देख के फेंक के दिया करता था। अब ऐसा जब सिचुएशन आप लाइफ में फेस करिएगा तो आपको लगने लगेगा कि ठीक है, 2 तरह का ऑप्शन आता है। कुछ तो लोग हैं कि इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है, नियति में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो इसका विरोध करेंगे। तो अम्बेडकर दूसरे कैटेगरी के लोग थे और बहुत ही एजुकेटेड आदमी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया वगैरह जाके उन्होंने एजुकेशन हासिल किया। तो एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब सेकंड RTC जो हुआ था, आपको बताया था कि गांधी जी इसमें जाते हैं लंदन, तो वहाँ पे अम्बेडकर भी जाते हैं, और अम्बेडकर ने यही डिमांड किया सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्व कास्ट सीट्स की। तो वहाँ पे जो उस टाइम जो PM था, उसका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। ये रामसे मैकडोनाल्ड ने इस बात को हरी झंडी दिखा दी, यानी कि सेपरेट इलेक्शन को उसने हरी झंडी दिखा दी। अब इसी को कॉम्युनल अवार्ड भी कहते हैं कि इसमें दलितों को, सिख को, मुस्लिम को, बुद्धिस्ट को, सारे लोगों के लिए सेपरेट इलेक्शन का ऑफर जो है
एक्सेप्ट कर लिया गया था, क्योंकि उससे उनको फ़ायदा था। अब गांधी जी इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। किस चीज़ को? तो सेपरेट इलेक्शन को। उनका कहना था कि इसके द्वारा सोसाइटी में इंटीग्रेशन जो दलित लोगों का हो रहा था हिंदू सोसाइटी में, वो नहीं हो पाएगा, बल्कि वो लोग अलग हो जाएंगे। अब इसके पीछे उनका क्लेम क्या था? उनका आर्गूमेंट ये था कि अगर मान लीजिए कि लीडर खड़ा हो रहा केवल दलित, और जनता जो वोट डालेगी वो सिर्फ दलित ही लोग वोट डालेगी, तो जो नेता होगा उसको सिर्फ दलित ही लोगों से कुछ मतलब होगा, और वो डिमांड्स या फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा तो केवल दलित लोगों का। और जो दलित जो जनता है वो भी सिर्फ अपने ही समुदाय के नेता से उनको कोई मतलब रहेगा, बाकी लोगों से वो एक तरह से कह जाया जाए तो वो कट जाएगी, सोसाइटी से कट जाएगी। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो, आइसोलेशन का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए गांधी जी इसके विरोध में क्या करते हैं कि उस ज़माने में गांधी जी जेल में रहते हैं, यरवड़ा सेंट्रल जेल में, और वहीं से उन्होंने जो है बिगिन अ फास्ट, एक आमरण अनशन पर चले गए। एक ऐसा फास्ट जब तक कि हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि मेरी जान नहीं चले जाए या फिर मेरी शर्तों को नहीं माना जाए। तो किस लिए वो कर रहे थे? उनका कहना था कि जो सेपरेट इलेक्टेड्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया इसको कैंसिल किया जाए, और तभी तक जो है मैं फास्ट पे करूँ। ये 20 सितंबर 1932 को गांधी जी फास्ट पे बैठते हैं, और लगातार 4 दिनों तक वो जो है फास्ट पे रहते हैं। और इस टाइम पे भीमराव अंबेडकर पे बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि प्रेशर बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग उनको देशद्रोही तक कहने लगे थे। तो फिर गांधी जी की इस हालत को देखते हुए अंबेडकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, और ये एग्रीमेंट साइन होता है। हालांकि आपको बात क्लियर समझना पड़ेगा कि ये जो पूना पैक्ट जो साइन होगा 24 सितंबर 1932 में, ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में नहीं होगा। अपर कास्ट लोगों की तरफ से जो नेता रहते हैं उनका नाम है मदन मोहन मालवीय। आप नाम सुने होंगे। अब BHU जो है बना है उसके पीछे भी इनका बहुत ही बड़ा रोल है। मदन मोहन मालवीय ये अपर कास्ट के लोगों की तरफ से थे और लोअर कास्ट की तरफ से भीमराव अंबेडकर। बीच में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गांधी जी, यानी शर्तें उनके द्वारा की जाती, लेकिन साइन जो है अपर कास्ट की तरफ से मदन मोहन मालवीय और लोअर कास्ट की तरफ से भीमराव अंबेडकर। इस पूरे पूना पैक्ट में यह बात साइन हुई कि अब इलेक्ट्रोड जो चलेगा वो जनरल ही चलेगा, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट को की डिमांड्स को नहीं माना गया, लेकिन रिजर्वेशन वाली जो बात है उसको मान लिया गया। सवाल है कि कितना रिजर्वेशन दिया गया, तो सेंट्रल असेंबली में 18% रिजर्वेशन दिया गया था, और आप कह लीजिए कि प्रोविंशियल असेंबली में यानी कि अलग अलग स्टेट्स में तो टोटल 148 सीट्स प्रोवाइड की गई थी, और 8 प्रोविंशियल असेंबली था उस टाइम पे, जिसमें भारत के लोगों को भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिला था स्टेट में। तो 8 सीट्स मतलब 8 स्टेट असेंबली में 148 सीट प्रोवाइड किया गया था दलित लोगों को, जो कि रिजर्व आप कह लीजिए कि इलेक्टोरेट का उन लोगों को राइट मिला था। रिजर्व सीट जो प्रोवाइड किया गया था, जिसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हम लोग कहते हैं। तो ये पूरा मसला दलित लोगों का ये टॉपिक था। तो आगे जो सेकंड जो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इसमें सिविल डिसोबीडियंस में शिरकत करने से इनकार कर रहे थे, उसमें दूसरे जो थे वो मुस्लिम्स थे, मुसलमान थे। सब और उसका कारण क्या था? तो जो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे इसमें मुस्लिम लीग जो स्पेशली है, उन्होंने इसमें लीक वार्म रिस्पॉन्स दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड दे गिव द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गिव लीक वार्म रिस्पॉन्स टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आखिर इसके पीछे कार्रण क्या था? लीक वार्म का मतलब क्या होता है? लीक वार्म मतलब हुआ ठंडा रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आप किसी से कोई डिमांड किया और वो ठंडा रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि ही इज़ नॉट रेडी टू डू दैट वर्क। तो लीक वार्म रिस्पॉन्स का मतलब ये लोग तैयार नहीं है। कारण क्या है इसका? टू द CDM स्टैंड फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका कारण क्या? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला कारण ये था कि कांग्रेस जो है 1920 के बाद से ओपनली विजिबली मतलब क्लियरली समझ में आ रहा था लोगों को कि वो हिंदू रिलीजियस ग्रुप जो है, जिसको कहते हैं हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के बारे में आप सुना ही होगा। तो हिंदू महासभा एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जिससे कांग्रेस धीरे धीरे जुड़ रही थी, उससे विजिबली एसोसिएट हो गई थी, जुड़ चुकी थी। तो जितना कांग्रेस हिंदू महासभा से करीब जा रही थी, उतने ही मुस्लिम लीग या मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दूर जा रहे थे। तो ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण ये था कि ईच कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी जो है, चाहे हिंदूज कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, ये दोनों लोग रिलीजियस
प्रोसेसन जिसको कहते हैं, रैली कहते हैं, बहुत सारे तरह की रैली निकल रही थी, जिसमें वो एक तरह का ऐसा रैली होता था जिसमें कि कुछ ऐसे नारे लगाए जाते थे जिसके कारण, विवादास्पद नारे लगाए थे जिसके कारण दंगा होने की चांसेस बढ़ जाती थी, और कई मर्तबा ऐसा दंगा, लड़ाई झगड़ा हो भी जाता था। और हर एक दंगे के बाद होता है क्या कि लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो और बढ़ जाता है। तो ऐसा उस ज़माने में भी हो रहा था। तो ये दंगा वाली हरकत हो रही थी। तीसरा ये कि कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, उनको लग रहा था कि ठीक है, इंडिया जब आज़ाद होगा या फिर जो भी चीज़ होगा, तो कंसर्न थे कि जो मुस्लिम्स जो भारत में रह रहे हैं उनका माइनॉरिटी स्टेटस वो अब अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि उनकी जो अलग पहचान है, आइडेंटिटी है, उसको सबमर्ज कर दिया जाए, या उनको भी पूरी तरह से एसिमिलेट करने के लिए कहा जाए। एसिमिलेट का मतलब एक तो होता है कि मिलजुल कर रहना, एक एसिमिलेशन का मतलब है कि नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके आइडेंटिटी में अपने आप को रंग बसा लीजिए। तो कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट था जिसके कारण ये लोग जो है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट से खुद को दूर रख रहे थे। फिर से देखते हैं, पहला कारण ये है कि इनको लगा कि कांग्रेस हिंदू महासभा से जुड़ रही है, और हिंदू महासभा एक ओपनली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी जो कह सकते हैं कि मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं थी। तो कांग्रेस से दूर होने का कारण पहला ये था। दूसरा कारण ये था कि बहुत ज़्यादा उस ज़माने में रैली, यात्राएं वगैरह निकल रही थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें पसंद करती थी कि डिवाइड एंड रूल। तो ये रैलियां निकलती थी और अलग अलग त्योहारों के मौके पे निकलती थी, और इस रैलियों में ऐसे नारे लगाए जाते थे जो दूसरे धर्म के विरुद्ध में, जिसके कारण हिंसा या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता था। और हर बार जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे गैप कम्युनिटीज़ के बीच में और ज़्यादा आ रही थी। तीसरा कारण ये हुआ था कि कांग्रेस के जो मुस्लिम पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इस मामले में कि मुस्लिम जो समाज के जो लोग हैं, इन लोगों का माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा तो फिर हो सकता है इनकी आइडेंटिटी इनको खुद को लूज़ करना पड़े। जैसे अल्लामा इकबाल या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, इस तरह के जो लोग थे उस ज़माने में, वो ये उनके जहन में ये बातें चल रही थी। अब कुछ दिन के बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बात क्या हुआ, एफर्ट्स टू नेगोशिएट। एफर्ट्स मतलब कुछ कोशिशें की गई लोगों को जोड़ने की, मिलाने के लिए। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक कोशिश किया गया कि यूनिटी लाया जाए। आपको याद होगा कि 1916 में एक पूना पैक्ट हुआ था, उसमें कांग्रेस में जो नरम दल गरम दल जो कि सूरत में 1907 में अलग हुए थे, वो आपस से मिल जाते हैं लखनऊ पैक्ट में, और उसमें मुस्लिम लीग भी मिल जाती है, और तीनों के बीच में जो है एक तरह का यूनिटी हो जाता है। 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में मिलने का एक प्रयास करते हैं। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जो जैसे कि आप कह लीजिए कि दलित लोगों का डिमांड्स था कुछ, उसी तरह मुस्लिम लीडर्स का भी कुछ डिमांड्स था। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का एक दो डिमांड था। पहला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स और दूसरा था रिजर्वेशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेम डिमांड था जो दलित लोगों का था, वही डिमांड इनका भी था। पहला तो सेपरेट इलेक्शन और दूसरा रिजर्वेशन। तो सेपरेट इलेक्शन वाला जो डिमांड था, इसको मोहम्मद अली जिन्ना देने के लिए, गिव अप करने के लिए तैयार थे अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। कहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए? एक तो सेंट्रल असेंबली में और साथ साथ में स्टेट असेंबली में, लेकिन केवल उन स्टेट असेंबली में जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिमों की बहुलता है। उसमें एक स्टेट का नाम था पंजाब और दूसरा बंगाल। तो ये पंजाब और बंगाल, पंजाब की जब मैं बात कर तो उसमें पंजाब में जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में पंजाब है उसकी भी बात कर रहा हूँ। बंगाल की जब मैं बात कर रहा तो जो बांग्लादेश है, जो कि बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना था, उसके बाद फिर 1971 में बांग्लादेश इंदिरा गांधी की कोशिशों से बना, वो सबको इंक्लूड करके कहा जा रहा था कि पंजाब और जो बंगाल है मुस्लिम डोमिनेटेड प्लेसेस है, तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए और साथ साथ में रिजर्वेशन सेंट्रल असेंबली में प्रोवाइड किया जाए। अगर ये काम हो जाता है तो आई एम रेडी टू गिव अप द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्शन। ये ऐसा कौन कह रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन उसमें होता यह है कि हिंदू महासभा के एक लीडर रहते M.R. जैकर। M.R. जैकर जो है हिंदू महासभा के लीडर हैं। वो एक कॉन्फ्रेंस होता है, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में। इसमें ये पूरी तरीके से इस मूव को अपोज करते, विरोध करते। वो कहते हैं कि दोनों में से कोई भी बात मानी नहीं जाएगी। तो चूंकि ये M.R. जैकर हिंदू महासभा से और हिंदू महासभा कांग्रेस की एक तरह की कोalition पार्टी, एक तरह की मतलब अलायंस थी, तो अगर हिंदू महासभा जो कुछ कह रही लीडर और कांग्रेस जो कह रही, बात एक ही हो जाता उस जमाने में। तो उसके बाद फिर जो है, और एक बार फिर से मैं आपका सेमिनरी क्लासेस में स्वागत करता हूं, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 3, जिसका कि एक टॉपिक बाकी रह गया था, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बाकी के टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उन सारे टॉपिक्स को देख ले, उसका ये लास्ट 8वां पार्ट आप देखेंगे।
द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इसका क्या मतलब होता है? कई मर्तबा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मैंने बहुत ही आसानी से इसको नोट्स की शक्ल में बनाया है, आइए देखते हैं। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग, द सेंस मतलब फीलिंग, बिलोंगिंग मतलब जुड़ाव, कलेक्टिव जुड़ाव मतलब कि अकेला फीलिंग नहीं, बल्कि आपको फील हो कि आप पूरे तरीके से इस पर्टिकुलर जगह से जुड़े हुए हैं। कलेक्टिव बिलोंगिंग किसके प्रति? तो देश के प्रति। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो सारे बच्चे के अंदर एक यूनिटी आ जाता है कि हम सारे लोग इसी स्कूल से हैं, हमारे स्कूल के बच्चों के साथ किसी ने कैसे लड़ाई कर ली, तो वी जस्ट बिलोंग टू द पर्टिकुलर स्कूल। उसके लिए कुछ आइडेंटिटी होती है, कार्ड होता है, बैग होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। उसी तरह से या सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात है। तो सवाल ये कि इसको फैलाया कैसे गया? तो देखो, नेशनलिज्म तब फैलता है जब लोगों के अंदर यकीन आ जाता है, जब वो कुछ यूनिटी खोजने लगते हैं, कुछ ऐसी टॉपिक्स को जिसके द्वारा वो लोग जुड़ जाते हैं। और ये आया कैसे? आधा तो यूनिटी हमारे अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आया यूनाइटेड स्ट्रगल से, यानी कि साथ में लड़ने से। हर तरह के लोगों ने साथ में अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रीडम फाइटिंग में शामिल हुए थे, तो उसकी वजह से एक यूनिटी आया। और बाकी कुछ कल्चरल प्रोसेसेस से आया, कुछ और चीज़ों से भी हमारे अंदर यूनिटी आई। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ें आइए देखते हैं। वो टोटल 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, उसको कहते हैं इमेज, यानी तस्वीर। अब इमेज क्या होता है कि जितना भी नेशन का आइडेंटिटी होता है वो ज़्यादातर इमेज में ही उसको सिंबलाइज किया गया, दिखाया गया। जैसे चैप्टर 1 में आप देखिएगा कि जर्मनी में जर्मानिया है, उसको जर्मानिया से दिखाया गया, और जनरली वो फीमेल फिगर होती है, उसको एलेगोरी भी कहते हैं। तो नेशन का जो आइडेंटिटी है, देश का जो पहचान है, उसको पराया कई मर्तबा तस्वीर के द्वारा दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है इससे नेशन को आसानी से पहचान लेता है। कि हम जो लोग हुए ना इंसान, वो ज़्यादातर इमेज में सोचते हैं, और देश सिर्फ बोल दिया जाए तो शायद समझने में मुश्किल हो, लेकिन देश का एक तस्वीर हो तो समझने में ज़्यादा आसानी हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इमेजिन करिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन का कलर ब्लू है, अब ट्रेन चल रही है, तो अभी आपने सारी चीज़ें इमेजिन भी कर ली और ट्रेन का कलर भी कर लिया होगा अपने ही माइंड में। तो हमारा दिमाग इमेज में सोचता है, तो इसलिए इमेज का यूज़ किया गया। तो इंडिया में कौन सा इमेज आया है, स्टार्ट किया 19वीं सेंचुरी के बाद से भारत का जो आइडेंटिटी है इसको एसोसिएट किया जाने लगा इमेज ऑफ भारत माता से। इस इमेज को सर्वप्रथम जो बनाए थे उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस राइटर गुजरे हैं, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, उसका नाम था आनंद मठ। ऐसे बहुत सारी किताब उन्होंने लिखी है। उसी किताब में उन्होंने वंदे मातरम, जो कि बहुत ही फेमस गीत है, उसको भी गाया था, और उसको लिखा था, जो कि स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में हुआ, तो उसमें बहुत ज़ोर शोर से गाया गया था। तो ये आप समझ रहे हैं इमेज के बारे में। सबसे पहले इमेज क्रिएट किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। फिर बाद में अलग अलग तरह का इमेज बनाया जाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ भारत माता। तो एक तो फिगर है जो बनाया गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, दूसरा है अबानिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजा थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो उनके द्वारा एक पेंटिंग बनाया गया, जो कि स्वदेशी मूवमेंट से ये भी मूव कर गए थे, तो इन्होंने भी भारत की माता की एक तस्वीर बनाई, और इसमें भारत माता को बहुत ही काम, मतलब कि सुलझी हुई, डिवाइन मतलब ईश्वरीय टाइप की, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फिगर की तरह इनको दर्शाया गया है। इसमें दिखाया गया कि वो लर्निंग बांट रही हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक हाथ में इनके लर्निंग मतलब किताब है, तो ये किताब से क्या होता है, नॉलेज, लर्निंग। साथ साथ में ये अनाज की बाली है, यानी फूड। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा, क्लॉथ। तो ये 3 तरह की चीज़ों को ये बांट रही है, मतलब इसको डिस्पेंस कर रही है, इसको पोर्ट्रे कर रही है। लर्निंग है, फूड है, क्लॉथिंग है, और एक हाथ में आपको माला नज़र आ रहा होगा। माला का अर्थ हो रहा है कि ये दिखा रहा है कि ये सन्यासी क्वालिटी को दर्शा रहा है, एस्थेटिक क्वालिटी को दर्शा रहा है, यानी कि दुनिया से दूर रहना, मतलब सन्यास टाइप की चीज़ों को दर्शा रहा है। तो ये इस तरह का भारत माता का एक तस्वीर को बनाया गया था। बाद में हालांकि इसमें बहुत चेंजेस आने लगा। इमेज ऑफ भारत माता में कई चेंजेस आपको देखने को मिले, और इसमें कई अलग अलग आर्टिस्ट ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। अब आगे का जो इमेज है, इसमें पावर एंड अथॉरिटी दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये इमेज कि इसमें भारत माता की तस्वीर है, इनके
दोनों अगल बगल में, एक तरफ शेर है एक तरफ एलिफेंट है, और दोनों ही पावर अथॉरिटी का सिंबल है। यानी कि अब ये काम और कंपोज से पावर एंड अथॉरिटी वाली तस्वीर में इसको चेंज कर दिया गया। तो खैर एक इमेज की बात की जा रही थी। सेकंड टॉपिक है फोकलोर्स। फोकलोर का मतलब होता है पुरानी कहानियां, लोक कथाएं जिसको हम लोग कहते हैं, पुरानी कहानियां, पुरानी सॉन्ग्स, पुराने बिलीफ्स। तो कुछ लीडर्स लोग, भारत के कुछ लीडर ऐसा कर रहे थे कि वो गांव गांव जा रहे थे और पुराने ऐसे लोग जो इस तरह की चीजें गाते थे या याद करते थे उनसे कलेक्ट करते थे। और इनका पर्पस था, उनका कहना था कि ये पुरानी जो कहानियां हैं उसमें जो गाने हैं ये ही भारत के ओरिजिनल कल्चर को ओरिजिनल जो कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उसका बहुत ही बेहतरीन वर्णन है और सही वर्णन उसी में मिलेगा आपको। और आप भी अभी गांव में जाएंगे तो बहुत सारे गांव में इस तरह के गीत प्रचलित होते हैं, कहानियां प्रचलित होती है। और इनका एक और भी कहना था, उनका कहना था कि जब बच्चों को ये पता चलेगा, इसको जब मैं प्रिजर्व करूंगा तो बच्चे पढ़ेंगे, सुरक्षित करूंगा तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनके अंदर देश के प्रति एक तरह का सेंस ऑफ प्राइड यानी कि गर्व की भावना उत्पन्न होगी। इसमें दो लोगों का नाम आता है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने ये काम बंगाल में किया और दूसरे नतेशा शास्त्री जिन्होंने ये काम साउथ में किया, तमिल में। उन्होंने किताब भी लिखी थी तमिल भाषा में, फोकलोर्स की यानी कि पुरानी कथाओं की। आगे की बात करते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स का मतलब क्या हुआ कि झंडा का इस्तेमाल किया गया लोगों को यूनाइट करने के लिए। अब अभी भी देखते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसमें झंडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अन्ना हजारे का आंदोलन, वो झंडा का यूज़ किया गया था। तो फ्रीडम मूवमेंट के द्वारा लोग फ्लैग्स को कैरी करते थे, उसको हाथ में उठाया करते थे और ऊंचा रखा करते थे, होल्डिंग इट अलोफ्ट। दे यूज टू, ये इसको आसमान में ऊंचा होल्ड किया करते थे और उसको यूं लहराया करते थे। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक देशभक्ति की भावना प्रज्वलित होती थी, बढ़ती थी। अब सवाल ये कि कितने तरह के फ्लैग बन रहे थे। उस टाइम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स थे। ध्यान से देखिएगा, इसको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई मरतबा आया है। एक क्वेश्चन है स्वदेशी फ्लैग, दूसरा है स्वराज फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग डिजाइन किया गया था स्वदेशी आंदोलन के टाइम में, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में स्टार्ट किया गया था। तो ये फ्लैग जो है 3 कलर का ट्राई कलर है और इसको मैंने बिल्कुल उसी कलर में रंग भी दिया है। एक रेड था, एक ग्रीन है और एक येलो है। रेड, ग्रीन और येलो। इसमें लोटस का साइन रहता है। इसमें अगर सिंबल की बात की जाए तो इसमें 8 लोटस का साइन रहता है और एक क्रेसेंट मून रहता है। इधर देखा जाए स्वराज फ्लैग, जो कि गांधी जी ने इसको डिजाइन किया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि हु डिजाइन स्वराज फ्लैग, तो इट वाज गांधी जी हु डिजाइंड इट। गांधी जी ने इसको डिजाइन किया था। इसमें भी 3 कलर था, रेड, ग्रीन और एक चीज सिर्फ चेंज हो गया, व्हाइट। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी कपड़ा कैसा पहना करते थे, व्हाइट कलर का। तो गांधी जी ने जो डिजाइन किया तो उसमें व्हाइट होगा। बाकी रेड और ग्रीन तो कॉमन है दोनों में, रेड ग्रीन। येलो और व्हाइट का चेंजेस। फिर इनमें सिंबल था चरखा, स्पिनिंग व्हील, जो कि झंडे के बीच में स्पिनिंग व्हील का सिंबल था। यहाँ पे 8 लोटस थे और क्रेसेंट मून थे। क्रेसेंट मून मतलब यूं इस तरह का पतला सा जो मून होता है, इसको क्रेसेंट मून हम लोग कहेंगे। बिल्कुल बारीक सा जो चांद नजर आता है। अब लोटस का मतलब होता था प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश लोग जिस भारत के जिन एरियाज पे कब्जा किए हुए थे, स्टेट्स को, उसको लोटस की तरह सिंबलाइज किया गया। तो 8 लोटस मतलब 8 ऐसा स्टेट था जहां पे ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। और क्रेसेंट मून का मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कल्चर को दिखाया गया उसमें। जैसे करवा चौथ वगैरह होता है, रमजान होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मून का इस्तेमाल होता है। मून के ही द्वारा वो तिथि निर्धारित की जाती है, वक्त निर्धारित होता है। मीनिंग स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब होता था सेल्फ हेल्प। आप खुद से चरखा से कपड़ा बना रहे, खुद का हेल्प कर रहे, यानी अपनी मदद खुद कर रहे, स्वयं सहायता। तो ये इसका ये मतलब हुआ। आगे का टॉपिक है री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब कि कुछ लोगों को लगा कि भारतीयों को, इंडियंस को हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है। और कौन ऐसा कर रहा था? ब्रिटिश लोग। इन्होंने हिस्ट्री में हमें क्या दिखाया कि हम बैकवर्ड हैं, हम बहुत ही जंगली हैं, हम लोग ऐसे हैं कि हम खुद को रूल नहीं कर सकते हैं। हमारे, आपने नाम सुना होगा जेम्स मिल का, उसने किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने दिखाया कि इंडियंस आर, इसी तरह की बात लिखी उसने, इंडियंस लोगों पे हमने एहसान किया, हमने रूल किया तो हम उनको सभ्य बना रहे, ये लोग तो असभ्य थे। तो इन्होंने हमारे इतिहास को पूरी तरह से नेगेटिव लिखने की कोशिश की। इससे होता क्या, जो बच्चे पढ़ते वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में चले जाते, उनको भी लगने लगता कि भाई हमारे
पूर्वज लोग ही तो बेकार थे इसलिए अंग्रेज हमारे यहाँ रूल कर रहा था, लेकिन ऐसी बात सही में तो थी नहीं। तो इसलिए जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो पास्ट में जाना स्टार्ट किया, पीछे की चीज़ें को खोजना स्टार्ट किया और उसमें देखा कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, आर्किटेक्चर, अजंता, एलोरा की गुफाएं और बहुत सारे साउथ की मंदिर आप देख सकते हैं, इसके अलावा ताजमहल। तो ये चीज़ों को लोगों ने देखना स्टार्ट किया। फिर साइंस में कुछ लोग हुए हमारे यहाँ, आप नाम सुना होगा, सुश्रुता का नाम सुना होगा आपने, उसका चरक का नाम सुना होगा। चरक संहिता किताब थी जिसमें सर्जरी वगैरह के बारे में बताया गया। मैथमेटिक्स, आर्यभट्टा का नाम किसने नहीं जाना है, भास्कर का नाम कौन नहीं जानता है। रिलीजन, हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे धर्म रहे हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन, इस्लाम बाद में। फिर लॉ के बारे में फिर बात है, फिर फिलॉसफी है। तो यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें हिस्ट्री में रही भारत में। इसमें इंडियन लोगों ने इस सारी चीज़ों को दोबारा से जताना और बताना शुरू कर दिया गया। और आज फिर इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चों को ये बातें नहीं पता कि हमारे हिंदुस्तान में भी पहले एक से काबिल लोग हुए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई है। द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, अब हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो रीडर्स है, किताब में उन्होंने इस तरह से लिखा कि जो रीडर्स है उनको कहा कि आप अपने इतिहास पे गर्व करिए, क्योंकि इतिहास पे अगर आपको गर्व होगा तो फ्यूचर में भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फिर आप अपने देश के लिए कुछ करने का आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। और उसके बाद मिजरेबल कंडीशन आपके लाइफ का ब्रिटिश रूल के वजह से इसको चेंज करी, क्योंकि पहले जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो हालात बहुत अच्छे थे, उनके आने के बाद हालात ख़राब हुए, तो आपको एक जज्बा पैदा होगा कि यू विल ट्राई टू फाइट विद देम। तो ये रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री सिर्फ इसलिए की गई थी, दोबारा से लिखा इसलिए जा रहा था ताकि लोगों का माइंड, ज़हन बने। अब इस पूरे में हम लोगों ने देखा कि 4 बातें हुई है। एक तो इमेज, तस्वीर, दूसरा इसमें है आपका फोकलोर्स, पुरानी कहानियाँ, तीसरी है फ्लैग्स और चौथा है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अब इस सारे अप्रोच में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो पास्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर धर्म से ज़्यादा संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। इमेज भी है, जो तस्वीर भी आ रही है वो हिंदू आइकोनोग्राफी से आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला कि अदर कम्युनिटीज़ के जो लोग हुए उन अपने आप को इससे थोड़ा सा दूर करने लगे, लेफ्ट होने लगे, आइसोलेशन में जाने लगे। तो ये पूरा टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का, नेशनलिज्म इन इंडिया का। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। और नेशनलिज्म इन इंडिया का मैंने MCQ भी अपलोड किया है, आप उसको पूरी तरह से देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आएगी। और ये छुट्टी का सबसे बेहतरीन यूज़ यही होगा कि आप घर पे पढ़ाई करें, ना कि निठल्ले निकम्मों की तरह सिर्फ सो के या PUBG खेल के वक्त को ज़ाया या बर्बाद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।